2023 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे, मान के चलो 2 to 4 क्वेश्चंस कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उन पे फोकस इंक्रीज हो गया है। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कुछ भी आएगा, आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं होगा कि 1 क्वेश्चन आएगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म तुम लोगों को पता है क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज केमिकल रिएक्शन इनसाइड सेल। ठीक है। अब उन रिएक्शन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स, विच प्रोडक्ट्स? वेस्ट प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स? वेस्ट प्रोडक्ट्स formed by these reactions are called metabolic wastes. ह्यूमन फिजियो से मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? चाहत बताऊंगी, पहले ह्यूमन फिजियो कर लो फिर बताऊंगी। ओके, तो इन रिएक्शन से जो वेस्ट बनते हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट रहते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बहुत प्रकार के हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, कंटेनिंग वेस्ट, जो कि 3 प्रकार का होता है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग बनता है। एक में अमोनिया बनता है, एक में यूरिया बनता है, एक में यूरिक एसिड बनता है। ये 3 प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, तो उसी हिसाब से एनिमल्स बोलते हैं। जो अमोनिया रिलीज करते हैं उसको अमोनोटेलिक बोलते हैं, जो यूरिया रिलीज करते हैं उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं, जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो ये प्रकार के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट बनते कैसे? जब हमारा कोई प्रोटीन डिग्रेड होता है तो अमाइनो एसिड बनता है। जब अमाइनो एसिड डिग्रेड होता है ना, सो दिस इज अमाइनो एसिड, तो बॉडी को मान लो कोई अमाइनो एसिड नहीं चाहिए, पुराना हो गया है, खराब हो गया अमाइनो एसिड, तो अब क्या करेंगे? तो ये पार्ट निकाल देती है बॉडी, इसको यूज कर लेती है बॉडी, इसको फर्दर ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट कर देती है। तो ये जो पार्ट है ना, ये अब ये वेस्ट है, बॉडी से बाहर फेंकना होता है, इसी से फिर नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। ठीक है। जैसे अपा ह्यूमंस जो है वो हम यूरियोटेलिक है, यूरिया बनता है, तो हमारे लिवर में ये चीज होता है, इसको डीएमिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। डीएमिनेशन मतलब अमीनो एसिड निकाल, अमाइनो ग्रुप निकाल दिया, एमिनेशन। लिवर में डीएमिनेशन होके ये CO2 के साथ मिक्स होकर यूरिया बना देती है लिवर के अंदर। वो यूरिया जो है वो किडनी के थ्रू रिमूव हो जाता है। ठीक है। तो अपना ये चैप्टर इसी पे ही है बेसिकली, यूरिया कैसे रिमूव करना है हमने। पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। देन वाटर भी कई बार बाई प्रोडक्ट बनता है, इवन वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। देन बहुत सारे आयंस हैं जिनको बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो निकालना पड़ता है, वो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। देन CO2, देन क्रिएटिनिन, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट पे। देन इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है? मोस्ट टॉक्सिक। इसको रिमूव करने के लिए मोस्ट पानी भी चाहिए, इतना टॉक्सिक है, इसको रिमूव करने के लिए बहुत पानी चाहिए, इसलिए ये जनरली उनमें बनता है जो वाटर में रहते हैं, जो और एनिमल्स, उनके अंदर ये वेस्ट होता है। जैसे अब ह्यूमन है, अपा ह्यूमन है, यहाँ पर यूरियोटेलिक है, क्यों? क्योंकि अपा इतना पानी नहीं वेस्ट कर सकते ना अमोनिया रिलीज करने के लिए, क्योंकि अपा पानी में रहते नहीं। ठीक है। तो लैंड एनिमल्स के लिए अमोनिया रिलीज करना बहुत मुश्किल है, तो वो या तो यूरिया रिलीज करेंगे या यूरिक एसिड करेंगे, जिनके पास बिल्कुल ही पानी कम है, लीस्ट वाटर, लीस्ट टॉक्सिक है, so it needs least amount of water to get out of the body। तो जिनके पास बिल्कुल पानी कम है, जैसे कि रेप्टाइल्स, ठीक है, जैसे कि बर्ड्स, ये यूरिक एसिड रिलीज करते होते हैं। ठीक है। मोस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक, बीच का टॉक्सिक। ठीक है। मोस्ट वाटर रिक्वायर्ड, लीस्ट वाटर रिक्वायर्ड, ये वाली बात हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल भी करने अपन है कि किस कौन क्या करता है। तो अमोनोटेलिज्म इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इट रिलीजेस अमोनिया, रेडिली सॉल्युबल है अमोनिया, कौन? अमोनिया इज रेडिली सॉल्युबल इन पानी। ठीक है। सो एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी एंड गिल सरफेस एज NH4 आयंस, ये सीधा ही अमोनियम आयंस के रूप में गिल सरफेस से, बॉडी सरफेस से रिलीज हो जाते हैं। इसमें किडनीज का काम बहुत कम होता है। किडनीज हैव
नो या इनसिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम बॉडी। किडनी की जरूरत नहीं पड़ती है क्या कहते हैं अमोनिया को रिमूव करने के लिए, जनरली बॉडी सरफेस से या गिल सरफेस से रिमूव हो जाता है। देन यूरिया और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए किडनी की जरूरत पड़ती है। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है ये। टेरेस्ट्रियल क्योंकि भैया पानी नहीं है, टेरेस्ट्रियल लोगों के पास कम पानी है, तो आप इतना टॉक्सिक वेस्ट नहीं रिलीज कर सकते, आपको ज़्यादा पानी नहीं तो देना पड़ेगा, बॉडी से रिमूव कराना पड़ेगा अमोनिया को घोलने के लिए। सो वी कन्वर्ट इट इनटू यूरिया। सारे मैमल्स यूरियोटेलिक हैं, ठीक है। फ्रॉग और अर्थवॉर्म 3 ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास एनसीईआरटी में, कॉकरोच, फ्रॉग, अर्थवॉर्म। कॉकरोच यूरिक एसिड रिलीज करता है, ये दोनों यूरिया रिलीज करते हैं। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, देखो एम्फीबियन अगर पानी में रहता है तो अमोनोटेलिक रहेगा, अगर एम्फीबियन लैंड पे रहता है तो यूरियोटेलिक रहेगा, ठीक है, क्योंकि लैंड वालों के पास नहीं है इतना पानी। एंड मरीन फिश, मतलब कॉन्ड्रिकथीस की बात हो रही है ये, कॉन्ड्रिकथीस के पास, वैसे तो कुछ ऑस्टिकथीस भी मरीन होती हैं, वो फ्रेश वाटर मरीन दोनों होती है, बट कॉन्ड्रिकथीस यूरियोटेलिक होती है, बोनी फिश जनरली मोनोटेलिक होती है, ठीक है। ठीक है। सो अच्छा यूरिया में, यूरियोटेलिज्म में क्या रहेगा, आपकी बॉडी NH3 बनाए, NH2 निकालेगी अमाइनो एसिड से, उसको अब क्या है NH2 निकाल दिया, फिर उसको CO2 में मिक्स कर देगी लिवर के अंदर। इट इज कॉल्ड यूरिया साइकिल, जिससे कि यूरिया बनता है। यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल, इट अकर्स इन लिवर, ठीक है। लिवर के अंदर क्या चल रहा है अभी, यहाँ पे NH2 प्लस CO2 मिल जा रहा है और एक साइकिल में जा रहा है जिसको ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, और यहाँ से यूरिया बन जा रहा है। यूरिया ऐसा होता है ना, NH2CO NH2, यही होता है, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है यूरिया का, समथिंग लाइक दिस, वही है। CO2 जो है मिक्स हो जा रहा है, तो यूरिया एक्चुअली 2 वेस्ट रिमूव कर रहा है, NH2 तो रिमूव कर रहा है, CO2 भी रिमूव कर रहा है आपकी बॉडी से। वैसे तो CO2 मेजरली लंग्स से रिमूव होती है, ठीक है। अब ये यूरिया यहाँ से वेना कावा में जाके मिलेगा, दिस इज वेना कावा, वेना कावा है ना, ये वेना कावा फिर हार्ट में जाएगा, यहाँ से हार्ट में जाएगा, तो इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। ये क्या है, दिस इज हिपैटिक, वापस हार्ट में लेके जा रहा है ब्लड, वेन, वी से वापस, वी से वेन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज इन हिपैटिक वेन, क्योंकि यहीं से बन के ताजा ताजा बन के गया फैक्ट्री में, फिर यहाँ से हार्ट में जाएगा, फिर एओर्टा में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, ठीक है, ऑफ कोर्स लंग्स से होके, लेकिन लंग्स जो है यूरिया तो रिमूव नहीं करेंगे, सो वो लंग्स वाला कोई फायदा नहीं है चक्कर यहाँ पे, क्योंकि यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लंग्स में, है ना। तो लंग्स से घूम फिर के आ जा रहा है, अल्टीमेटली यहाँ से आर्टरी बन रही है, आर्टरी बन रही है, कौन सी, रीनल आर्टरी, वो किडनी में लेके जा रही है ब्लड, किडनी में लेके जा रही है, यहाँ पे यूरिया सारा का सारा रिमूव हो जा रहा है और यहाँ पे घुल के यूरिन बन जाना है, उसमें यूरिया घुल के, पानी में घुल के यूरिन बन जा रहा है, और यूरिया जो है इस ट्यूब में आ जा रहा है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लड जो है जो किडनी से बाहर निकलेगा उसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होएगा, यहाँ से जो वेन निकलेगी ना, यहाँ से जो वेन निकलेगी इसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होगा, क्योंकि अभी अभी किडनी ने सारा यूरिया चूस लिया है। ये कौन सी है, रीनल वेन, रीनल वेन, वेन क्यों, मुझे पता है ये वापस अभी वेना कावा में जाएगी, जब हार्ट में कोई चीज वापस लेके जाती है तो वो वेन होती है, वी से वापस, वी से वेन, ठीक है। तो रीनल वेन हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, हिपैटिक वेन हैज मोस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है। देन अच्छा ये ब्लड में मैं वही बता ही चुकी हूँ, यूरिया जो है वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा, देन फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी। तो आपको पता होना चाहिए यूरिया कहाँ बनेगा, यूरिया बनेगा लिवर में, और यूरिया कहाँ से, ब्लड से कहाँ पे फिल्टर आउट होएगा, किडनी में फिल्टर आउट होएगा। विच ब्लड वेसल हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, विच ब्लड वेसल हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन देर इज यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म इज लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए हमें इसको रिमूव करने के लिए। रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स, स्नेल्स कहाँ पे आते हैं, स्नेल्स कौन सी किंगडम का मेंबर है, कौन सी फाइलम का मेंबर है, मोलस्का, ठीक है। इंसेक्ट्स आपके सारे के सारे यूरिक एसिड, जो कॉकरोच मैंने बताया था, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ, ये मोलस्का, सारे मोलस्क्स नहीं लेकिन मोलस्का को बिलोंग करता है ये, इन फॉर्म ऑफ पेलेट्स और पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ये पानी वेस्ट ही नहीं करना चाहते। सूसू जो है इनका लिक्विड भी नहीं होता है, पेस्ट में होता है,
ठीक है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन एनिमल किंगडम, किसके पास कौन सा स्ट्रक्चर है? इसके पास कौन सा है? फ्लेम सेल। एफ से फ्लैटवर्म्स, को फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। फ्लेम, एफ से फ्लेम सेल्स, इसी को प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। ये बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन का स्ट्रक्चर है फ्लेम सेल, मेनली फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या? वाटर एंड आयंस का बैलेंस बनाना, मेनली फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन बॉडी। ठीक है, ये किस में होता है? ये फ्लेम सेल्स में, इसमें तो क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स में तो होता ही है, कुछ रोटीफर्स में होता है। रोटीफर्स आर अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। देन कुछ एनालिड्स, वैसे एनालिड्स में क्या होता है? मेजॉरिटी ऑफ एनालिड्स में नेफ्रीडिया होता है, बट सम एनालिड्स दे विल हैव प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा कहाँ पे है? प्रोटोकॉर्डेटा, पुराने कॉर्डेट्स जो हैं, है ना, एससीडिया सल्पाडोलियोलम, वो आ गया उसमें, किसमें? यूरोकॉर्डेटा, उसमें नहीं होता है। सिफेलोकॉर्डेटा जिसमें बाल आता है, ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस लैंसलेट, सिफेलोकॉर्डेटा में रहता है। रोटीफर्स में रहता है, कुछ इसमें रहता है, एनालिडा में रहता है। ये एनसीईआरटी की है इसलिए बता रही हूँ। एनसीईआरटी में है तो पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं है मत करो। एनसीईआरटी से बाहर एक मत करो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, लेकिन अगर एनसीईआरटी में है तो पता होना चाहिए। फ्लेम सेल्स प्राइमरीली आयनिक एंड फ्लूइड रेगुलेशन करते होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते होते हैं। देन नेक्स्ट इज एनालिडा में अर्थवॉर्म। एनालिडा में मेजॉरिटी ऑफ एनालिड्स में नेफ्रीडिया रहता है। नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है अर्थवॉर्म का? यूरिया। ठीक है। इंसेक्टा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता है? इंसेक्टा की स्पेशली बात करूं तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। इसमें ट्रैकियल सिस्टम नहीं करके आना, वो रेस्पिरेशन के लिए है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल के लिए। बाकी सबके लिए अलग अलग है। आपका एक क्रस्टेशिया रहता है, क्रस्टेशिया में ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। अराक्निडा रहता है, उसमें भी ग्रीन ग्लैंड्स या कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। क्रस्टेशिया जो होते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसको ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि इनके एंटीना पे होते हैं तो इसलिए इनको एंटीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। वही बात करोगे तुम अराक्निडा की, वहां पे भी ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन उनके जो कॉक्सा पे होते हैं, पैर का पार्ट होता है, इसलिए उसको कॉक्सल ग्लैंड बोल देते हैं। तो ग्रीन ग्लैंड के ही दो नाम है ये, जब ये एंटीना पे प्रेजेंट है तो एंटीनल ग्लैंड, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड इसके प्रॉन वगैरह के एंटीना पे होते हैं। तो तुमने ऐसे इमेजिन करना है कि हेडलाइट होती है प्रॉन वगैरह की, पानी के अंदर होते हैं, ऐसे ग्रीन ग्रीन लाइटें जलाते रहते हैं, पानी के अंदर एक्सीडेंट ना हो जाए ना इनका, तो एंटीनल ग्लैंड भी इसको बोल देते हैं, उसमें कॉक्सल ग्लैंड बोल देते हैं अराक्निडा में। देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? पेयर ऑफ किडनीज, बीन शेप होती है, रेड कलर की होती है, इसकी डायमेंशन याद करनी है। पेयर ऑफ यूरेटर जो कि यूरिन को लेके आएगा। सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एंड सिंगल यूरिथ्रा। ठीक है, दिस इज यूरिथ्रा, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरेटर, पेयर ऑफ किडनीज। तो आपके पास कितनी चीज होगी? 1 2 3 4। आपको पता होना चाहिए क्या पेयर में है और क्या अनपेयर्ड है। ठीक है, पेयर्ड पेयर्ड, अनपेयर्ड अनपेयर्ड, ध्यान रखना है हमने इस चीज का। देन अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी के स्ट्रक्चर की हमने कुछ कुछ बातें याद करनी है। रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, राजमा के शेप का होता है, बीन शेप होता है, सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। हम वर्टिब्री से पोजीशन नाप रहे हैं इसकी, ऐसे आखिरी थोरैसिक वर्टिब्री, ये लंबर थोड़ी बड़ी होगी, 1 2 3, थर्ड लंबर यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा दोनों से, लास्ट थोरैसिक थर्ड लंबर के बीच में। ठीक है, तो मतलब 4 वर्टिब्री के अंदर इसका साइज जो है आ जाता है। क्लोज टू डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये यहाँ पे पीछे को होती है सिचुएटेड, डॉर्सल वॉल पे, ये फ्रंट में नहीं होती है। ठीक है, तो डॉर्सल वॉल पे होती है, और ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है। रेट्रोपेरिटोनियल वैसे तो नहीं आएगा आपको पेपर में, पेरिटोनियम के पीछे होती है, पेरिटोनियम के अंदर होनी चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें आपकी बॉडी की पेरिटोनियम के अंदर होती हैं, ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है, लेकिन आएगा नहीं अपनी कोई तुमसे रेट्रोपेरिटोनियल पूछने वाला। तो अब इसके शेप एंड साइज डायमेंशन कर लेते होते हैं। इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, लर्न कर लो भैया। एक साबुनदानी जितनी होती है ना आपकी, जैसे सोप केस होता है उतना का आपकी 10 से 12। रूलर होता है 12 सेंटीमीटर का, रूलर नहीं होता छोटे वाला, वो होता है, मतलब इतनी किडनी होती है, काफ़ी बड़ी है यार, इतनी बड़ी किडनी है तुम्हारी। 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और जो इसकी थिकनेस है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर तुम इसे काट दोगे, अगर तुम इसे काट दोगे तो यहाँ से यहाँ तुम्हें एक प्लेन रीजन मिलेगा जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं।
ठीक है, यहां से यहां तुम्हें ट्राइंगल मिलेंगे जिसको मेडुलरी पिरामिड्स बोलेंगे। मेडुलरी पिरामिड्स मतलब इसको मेडुला भी बोलेंगे, जो पिरामिड्स वाला पोर्शन है इसको मिला के हम मेडुला भी बोल सकते हैं। दिस इज मेडुला। अब मेडुला के बीच में कॉर्टेक्स घुसा हुआ है, जैसे ये कॉर्टेक्स है, अब ये मेडुला के बीच बीच में से घुसा हुआ है, पिरामिड्स के बीच बीच में। तो यहाँ पे जहां बीच बीच में घुसा हुआ है इसे कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, जहां पे कॉर्टेक्स बीच बीच में घुसा हुआ है। फिर यहां से यूरिन बनता है, इस पतली पतली ट्यूब में जाता है यहाँ पे, जिसे हम माइनर कैलिक्स बोलते हैं। माइनर मतलब छोटा, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स मिला के ये बड़ी ट्यूब्स बना रहा है, ये जो बड़ी ट्यूब्स है ये, इसको मेजर कैलिक्स बोलते हैं। तो ऐसे तीन चार माइनर कैलिक्स मिला के एक मेजर कैलिक्स बना रही है, ऐसे तीन चार बना के एक मेजर कैलिक्स बना रही है। मेजर कैलिक्स जो है अल्टीमेटली जो यूरिन है वो एक इस रीजन में डालते हैं जिसको हम पेल्विस बोलते हैं, और पेल्विस से फिर ये जो यूरिन है इस ट्यूब में जाता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये पेल्विस किडनी के अंदर है, जब ये बाहर आ जाएगा तो इसको यूरेटर बोलने लगेंगे। ये जो अंदर गया हुआ डिप्रेशन है किडनी का, इसको हाइलम बोलते हैं। नॉच, नॉच मतलब डिप्रेशन, किडनी की इस नॉच को हाइलम बोलते हैं। क्लियर है? किडनी का स्ट्रक्चर क्लियर है? हाँ, ट्रेकिया जो है वो फिफ्थ थोरैसिक से टूटती है। मतलब हम जब भी ऑर्गन्स की बात करते हैं तो हम वर्टिब्री के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि ये ऑर्गन कहाँ पे पड़ा है, ये कहाँ पे पड़ा है। 10 to 12 सेंटीमीटर फेलोपियन ट्यूब की भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, सही कह रही हो आप। ठीक है, आओ नेफ्रॉन की बात करते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन रहेगा, मतलब 10 लाख नेफ्रॉन। तो मतलब 10 लाख नेफ्रॉन तुम्हारा इधर पड़ा है, 10 लाख नेफ्रॉन तुम्हारा इधर पड़ा है, 20 लाख नेफ्रॉन तुम्हारे पास टोटल है। टोटल तुम्हारी बॉडी में 20 लाख नेफ्रॉन है, 2 मिलियन है। 1 मिलियन इधर, 1 मिलियन इधर, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, देखो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं। एक जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, इसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये एक नेफ्रॉन है, दिस इज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के फिर फर्दर पार्ट्स हैं, जैसे इस वाले पार्ट को, रीनल ट्यूब्यूल के इस वाले पार्ट को हम बॉउमैन्स कैप्सूल कहेंगे, बॉउमैन्स कैप्सूल कहेंगे। इस वाले पार्ट को पीसीटी कहेंगे, इस वाले पार्ट को लूप ऑफ हेनले कहेंगे। ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कौन सा क्या है, या इस पार्ट को डीसीटी कहेंगे, बस खत्म। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस यहाँ पे जो बंच ऑफ कैपिलरीज है, एंड यू हैव रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल हैज 4 पार्ट्स, पहला बॉउमैन्स कैप्सूल, सेकंड पीसीटी, थर्ड लूप ऑफ हेनले, फोर्थ डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। बहुत सारे कलेक्टिंग एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे डीसीटी खुलते हैं, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, सो नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस विच इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा है, फाउंड फ्रॉम एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल से बनता होता है ये। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल से कैसे बनता होता है, इधर देखो, आपकी जैसे किडनी से रिनल आर्टरी आई अंदर, रीनल आर्टरी आई, अब रीनल आर्टरी से बहुत सारी और पतली पतली आर्टीरियोल्स निकल जाएंगी ऐसे, ये अलग अलग नेफ्रॉन्स में चली जाएंगी। इनको हम बोलेंगे एफरेंट, ए मतलब आने वाली आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल से ऐसे पतली पतली कैपिलरीज का गुच्छा बनेगा ऐसे ऐसे, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। तो ये आर्टरी है, आर्टीरियोल इज जस्ट अ स्मॉल आर्टरी। तो मतलब इसमें तीनों लेयर्स होंगी, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो यहां से कोई चीज निकल नहीं सकती, सिर्फ कैपिलरीज से निकल सकती है चीजें। लीक आउट जो होती है चीजें वो कैपिलरीज से ही लीक आउट होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर तुम्हारा बॉउमैन्स कैप्सूल आ गया, यहाँ पे तुम्हारी रीनल ट्यूब्यूल शुरू होगी। रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट लाइक बॉउमैन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ऐसे। तो यहाँ पे एक और नेफ्रॉन के लिए, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन के लिए, ऐसे ऐसे बनेगा। देन यहां से क्या होता है, यहां से लॉट ऑफ फ्लूइड विल फ्लो, ब्लड विल फ्लो, यहां से लॉट ऑफ ब्लड विल फ्लो इन दिस कैपिलरीज लाइक दिस। अब कैपिलरीज की खास बात क्या होती है, कैपिलरीज आर लीकी मतलब दे कैन, इसमें से फ्लूइड निकल सकता है। तो लॉट ऑफ फ्लूइड इज गोइंग टू एंटर फ्रॉम दिस कैपिलरीज इनटू बॉउमैन्स कैप्सूल विद, वो यूरिया भी साथ में लेके आएगा। यहां पे जो फ्लूइड आएगा इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट,
फिल्ट्रेट। ये फ्लूइड यहाँ से आके अपनी कॉम्पोजिशन चेंज करेगा 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 करेगा, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, चलेगा करेगा। जब कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आएगा फिर इस फ्लूइड को यूरिन कहेंगे। इसको पहले यूरिन कहते ही नहीं है, इसको पहले हम फिल्ट्रेट कहते हैं। जब ये यहाँ 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 मूव कर रहा है तो इसको फिल्ट्रेट कहते हैं। तो फिल्ट्रेट चेंज हो के यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दीज कैपिलरीज विल अगेन फॉर्म अनदर आर्टरी। अभी इसको वेन नहीं बोलेंगे, इसको आर्टरी बोलेंगे। वाई? क्योंकि अभी इसमें से ऑक्सीजन गई नहीं है। ठीक है, अभी तो सिर्फ यूरिया निकला है। यहाँ से हमने कुछ यूरिया निकाल दिया, कुछ आयंस निकाल दिए, कुछ वाटर निकाल दिया, ये सब निकाल दिया। बट वेन हम कब कहते हैं? जनरली जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है और वो वापस मतलब वापस हार्ट की तरफ जाने लगती है, तब उसको वेन कहते हैं। वी से वापस, वी से हार्ट, वेन, वी से वापस, वी से वेन। तो अभी ये वापस नहीं जा रही, अभी ये वापस नहीं जा रही, अभी ये आर्टरी ही है। लेकिन क्योंकि अब एग्जिट कर रही है तो इसको बोलेंगे ईफ्रंट आर्टेरियल। ई मतलब एग्जिट, ईफ्रंट आर्टेरियल। ईफ्रंट आर्टेरियल हमेशा ही पतली होगी ए फ्रंट से, तो मैंने यहां मोटी बनाई है, अपनी कहीं कॉपी में नोट कर लो। ईफ्रंट आर्टेरियल विल ऑलवेज बी थिनर देन ए फ्रंट आर्टेरियल, ताकि यहां पे ब्लड का प्रेशर बन सके अच्छा खासा। जितना ज्यादा प्रेशर बनेगा उतना ही ज्यादा लिक्विड यहां से नीचे आएगा, फिल्ट्रेट उतना ही ज्यादा आएगा। तो प्रेशर बनाने के लिए ई फ्रंट आर्टेरियल इज ऑलवेज स्मॉलर देन ए फ्रंट। ए फ्रंट इज बिगर, थिकर, थिकर। लेकिन फिर इसको याद आया कि यार मैंने एक काम तो किया नहीं, मैंने तो सिर्फ यूरिया निकाल दिया। मैंने इसके जो ये जो सेल्स से बना हुआ है, तुम्हें पता है बोमेंस कैप्सूल जो है स्क्वामस सेल से बना हुआ है। पीसीटी जो है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल से बना हुआ है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल से बना हुआ है ना। देन यहाँ पे फिर से स्क्वामस से बना हुआ है, फिर ये नॉर्मल क्यूबॉइडल से बना हुआ है, ब्रश बॉर्डर नहीं है यहाँ पे, डीसीटी में ब्रश बॉर्डर नहीं है। इन सेल्स को ऑक्सीजन भी तो देनी है। तो दिस विल अगेन फॉर्म another capillary group to give oxygen to all these cells like this. This will again form another capillary group to give oxygen to these cells. This capillary group is called peritubular capillaries. Peri मतलब around, renal tubule के around जो capillaries हैं, peritubular capillaries. And the one peritubular capillary which will go around vasa recta, loop of Henle is called vasa recta. Vasa recta is peritubular capillary going around loop of Henle. एंड इसमें ब्लड विल फ्लो ऑपोजिट टू दी फिल्ट्रेट। सो फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन रहेगा मूवमेंट का वो ऐसे रहेगा। फिल्ट्रेट विल मूव लाइक दिस एंड ब्लड विल मूव लाइक दिस। So they have opposite direction of movement of fluids. ठीक है, फिल्ट्रेट विल मूव लाइक दिस, ब्लड विल मूव लाइक दिस। इसको काउंटर करंट बोलते हैं। काउंटर करंट मतलब, काउंटर मतलब ऑपोजिट, करंट मतलब मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड। इसको काउंटर करंट बोलते हैं। व्हेन फ्लूइड फिल्ट्रेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड ब्लड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इज कॉल्ड काउंटर करंट। आगे जाके काम आएगा हमारे। ठीक है, एंड देन ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नाउ दे विल गेट बोर्ड, दे विल बी लाइक अच्छा मैंने सारा काम कर लिया, सब कुछ तो देख लिया भैया, अब क्या करना है। नाउ इट विल फॉर्म रीनल वेन। मतलब ये रीनल वेन नहीं है, बट ये ऐसे बहुत सारी ऐसे ऐसे बन के दे विल फॉर्म अ रीनल वेन। ये यहाँ पे रीनल वेन बना देंगे आगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नोट कर लो। कैपिलरी बेटा स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। उसको एंडोथेलियम भी बोलते हैं। समय कोइसरवेट्स बेटा सेल्स से पहले बनने वाले स्ट्रक्चर्स थे, जो जस्ट सेल्स बनने से पहले बने थे एवोल्यूशन में। इसको मैं टाइम दे रही हूं आप लोगों को नोट करने के लिए बेटे। वाटर भी मेटाबॉलिक वेस्ट है बेटा, हालांकि वो वाटर स्वेट का मेजर पर्पस एक्चुअली एक्सक्रीशन नहीं है, यानी स्वेट का मेजर फंक्शन है कूलिंग डाउन ऑफ द बॉडी। इसलिए वाटर रिलीज होता है स्वेट में ताकि हम कूल डाउन हो जाए। बट एक्सक्रीशन भी होती है स्वेट से। किस चीज़ की एक्सक्रीशन होती है? यूरिया, NaCl। बता रही हूँ आराध्या, नेफ्रॉन की पोजीशन बता रही हूँ किडनी में बता रही हूँ।
डाउट क्लास चाहते एक बार सिलेबस खत्म करके लूंगी। आपका आज ये चैप्टर हो जाएगा, फिर आपके 2 चैप्टर बच जाएंगे। ठीक है, कल लेट्स ट्राई टू फिनिश न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देन मंडे लेट्स ट्राई टू फिनिश केमिकल कोऑर्डिनेशन। आफ्टर दैट वी कैन टेक डाउट सेशंस, नो प्रॉब्लम। You understand this point? You understand this part? Renal tubule is Bowman's capsule, PCT, Henle's loop, DCT, right? Then types of nephrons. There are 2 types of nephrons, cortical nephrons जो कि ज़्यादा होते हैं and juxtamedullary nephrons जो कि कम होते हैं। देखो, this is cortex, this is medulla. जो nephrons, Bowman's capsule इधर, PCT इधर, लूप ऑफ हेनले बस थोड़ा सा एंड DCT इधर, मतलब लूप ऑफ हेनले बहुत कम जाएगा मेडुला के अंदर। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर जो नेफ्रॉन ऐसे PCT इधर बहुत गहरे तक लूप ऑफ हेनले जाएगा, ऐसे मेडुला के अंदर जाएगा, उसको बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी। दिस इज जक्स्टामेडुलरी, दिस इज कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले इतना छोटा होता है कि इसको वासारेक्टा की जरूरत ही नहीं होती, यहीं से कैपिलरी से इसका काम चल जाता है। यू डोंट नीड अ सेपरेट कैपिलरी टू फीड द लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे इतना लंबा इसका लूप ऑफ हेनले, वी नीड अ स्पेशल वासारेक्टा हियर टू कवर द सेल्स ऑफ दिस लूप ऑफ हेनले। तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, एक्सटेंड्स वेरी लिटिल इनटू मेडुला, वासारेक्टा is absent. Then loop of Henle is very long, runs deep into medulla, vasa recta is highly well developed and it's present. Understood? तो प्रकार के नेफ्रॉन समझ में आ गए? कल क्लास ले रही हूँ सेजल में, कल क्लास ले रही हूँ मैं। रीनल कॉर्पसल बता रही हूँ रुद्र प्रताप, नेक्स्ट वही बता रही हूँ बेटा। अच्छा है नहीं यहाँ पे, मैं बताती हूँ रीनल कॉर्पसल क्या होता है। रीनल कॉर्पसल या मैल्फिजियन बॉडी, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। Body is nothing but glomerulus along with Bowman's capsule. This total it is renal corpuscle. So हमने कितना पेजेस कर लिया अभी एनसीईआरटी का? We have done the first page, we have done the second page, we have done third page, we have done fourth page, and we are on urine formation, right? Right? Concentration and dilution of urine is done by juxtamedullary nephron, महिमा। cortical nephrons का उसमें कोई रोल नहीं होता। I want you to read NCERT now. I want you to read NCERT urine formation से ऊपर ऊपर सारा का सारा। Come on, I'm waiting. Yes or no? I need an answer. Yes or no? You will read it or you will not read it? कैलिसिस कुछ नहीं है बेटा, पतली पतली ट्यूब्स हैं जिनमें यूरिन बह रहा है। जो माइनर कैलिक्स है वो बिल्कुल पतली है, मेजर कैलिक्स मोटी ट्यूब्स है। अब सब सही है? चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। यार मैंने जो लिखा था ना वो नोट्स, जो मैंने लिखा था वो सेव नहीं हुए हैं नोट्स। ठीक है, जो मैंने डायग्राम्स बनाए थे वो सेव नहीं हुए हैं, क्योंकि जब एकदम से लाइट चली जाती है तो वो एकदम से सेव नहीं होते। ठीक है, तो वो नहीं मिल पाएंगे तुम लोगों को, बट जो आगे लिखूंगी वो मिल जाएंगे। इधर आ जाओ, 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पे आ जाओ। यूरिन बनने का 3 स्टेप्स है। कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है? जो कॉर्टेक्स का पार्ट जो मेड्यूला के बीच में घुसा हुआ है वो कॉलम ऑफ बर्टिनी है बेटा। ठीक है, 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या है? पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। क्या मतलब है इसका? ये तुम्हारा नेफ्रॉन है, ये तुम्हारा मतलब नेफ्रॉन का रीनल ट्यूब्यूल है।
ये तुम्हारा ग्लोमेरुलस है। पहला स्टेप जो है वो ये है कि ग्लोमेरुलस से बहुत सारा फिल्ट्रेट निकलना, यहाँ पे ये पहला स्टेप है, जैसे स्टेप 1। ठीक है, इसे बोलते हैं रीनल फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या रीनल फिल्ट्रेशन। इस स्टेप के बारे में कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या आपका हार्ट जो है 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप करता है? कितना ब्लड पंप करता है? जो आपकी कार्डियक आउटपुट होती है वही पंप करता है। तेरा हार्ट एक बार में, जो तेरा वेंट्रिकल है, एक हार्ट बीट में 70 ml पंप करता है। 72 हार्ट बीट्स में अराउंड 5 लीटर ब्लड पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तेरे को पंप करता है ना। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है, कार्डियक आउटपुट है तेरा। उसमें से 1000 ml से ज़्यादा किडनी के पास जाता है। उस 5 लीटर में से 1100 से 1200 ml जो है वो किडनी के पास जाएगा। 2 काम है जो ये ब्लड किडनी के पास जाएगा। एक तो अपना यूरिया साफ करवाने जा रहा है वो, और दूसरा ये जा रहा है किडनी को ऑक्सीजन देने। 2 काम है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के। यूरिया भर भर के है इसमें, लेकिन ऑक्सीजन भी भर भर के। ठीक है, तो इतना जो है वो किडनी के पास जाएगा और हर मिनट में फिल्टर होगा, विच इज अराउंड 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट दैट यू हैव। 5 लीटर तू पंप कर रहा है, उसमें से 1 लीटर से ज्यादा तेरे किडनी में चले जा रहा है, तो मतलब 1/5, अराउंड 1/5 है जो हम किडनी को दे रहे हैं ब्लड 1 मिनट में, और वो 1 मिनट में साफ करके दे भी दे रही है वापस। ठीक है, देन उसमें से जितना इतना है, अब प्लाज्मा तेरे को पता है कितना परसेंट। देखो ये मैंने फालतू में बात लिखी हुई है, एनसीईआरटी में ये चीज है नहीं। ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है नहीं, बट मैं फिर भी बता देती हूँ फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है। इतना है तो अराउंड इतना तेरे पास प्लाज्मा गया है 1 मिनट के अंदर किडनी में। 55% होता है प्लाज्मा ब्लड का। इतना ब्लड गया तो इतना अराउंड प्लाज्मा गया है। इस प्लाज्मा का 125 ml जो है किडनीज जो है सारे नेफ्रॉन मिला के, 20 लाख नेफ्रॉन मिला के चूस लेते हैं ब्लड से। 125 ml फिल्ट्रेट निकाल लेते हैं। प्लाज्मा और फिल्ट्रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ब्लड देखो, फिल्ट्रेट में कभी ब्लड के सेल्स तो होते नहीं ना, आरबीसी होते हैं ना, डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, प्लेटलेट होते हैं। फिल्ट्रेट में होता है प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा के भी प्रोटीन्स नहीं होते। बड़े बड़े प्रोटीन्स जो है वो फिल्ट्रेट में नहीं जाते, बाकी सारा प्लाज्मा का चीज़ फिल्ट्रेट में चला जाता है। तो तेरे पास इतना ब्लड आता है, इतना प्लाज्मा आता है 20 लाख नेफ्रॉन्स के पास, उसमें से इतना प्लाज्मा ये निकाल लेते हैं। प्लाज्मा नहीं, इतना फिल्ट्रेट ये निकाल लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दिस इज योर किडनीज GFR। GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस इतना भैया फिल्टर कर लेता है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ क्या होता है कि भैया कितना पानी आया था, कितना पानी निकाल दिया। तो इसको ब्लड से डिवाइड नहीं करते, प्लाज्मा की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। 125/600 इज अराउंड 20%। ठीक है, ये नहीं आएगा, आएगा ये PYQs में भी आ चुका है तगड़ी तरीके से, ये आपको याद रखना है। और 1 दिन का अगर आपका GFR निकालेंगे तो 1 मिनट का GFR है 125 ml तुम्हारा जो है 20 लाख नेफ्रॉन जो है वो चूस जा रहा है। 1 दिन का निकाले तो 180 लीटर बन जाता है। अब 180 लीटर तो ब्लड भी नहीं है, ये किडनी कहाँ से चूस जा रही है? 180 लीटर बनता है ये, अगर 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 मिनट का है। तो ऐसा होता है बेटा, जब ये फिल्ट्रेट आता है ना, जब ये फिल्ट्रेट आता है, ये सारा का सारा यूरिन नहीं बनता, सारा का सारा यूरिन नहीं बनता। इसमें 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है जो ऑक्सीजन देने आई है। ये 99% यहां से चीजें रीएब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ से भी रीएब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ से भी रीएब्जॉर्प्शन होती है, हर जगह से रीएब्जॉर्प्शन होती है। ये सेकंड स्टेप है जब ब्लड में वापस से चीज़ें रीएब्जॉर्ब जाती हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड। अब तूने कितना फिल्ट्रेट निकाला एक दिन में? तूने निकाला 180 लीटर। और तेरा यूरिन कितना बिना एक दिन में? यूरिन पर डे की वॉल्यूम क्या है तेरा? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर तूने 180 लीटर्स निकाला है पूरे दिन में, और तू यूरिन बना के निकाल पा रहा है सिर्फ 1.5 लीटर। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए यूरिन की वॉल्यूम क्या है आपकी। तो मतलब 99% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो गया, वापस ब्लड में चला गया। और उसमें से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है कितना? 70 to 80%, 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है। इतना रीएब्जॉर्प्शन होता है तभी तो यहाँ पे स्पेशल प्रकार के सेल्स मिलते हैं।
ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, यहाँ पे सब ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल ही है, क्योंकि ब्रश बॉर्डर से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा तो एब्जॉर्प्शन इजी हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन इजी हो जाएगी. सो दिस इज द सेकंड स्टेप, रीएब्जॉर्प्शन. देन थर्ड स्टेप इज, कभी कभी ब्लड में ऐसे कुछ चीजें थी जो कि निकलनी चाहिए थी, बस निकल नहीं पाई, तो यहां से कुछ चीजें वापस ब्लड में भी जाएंगी ऐसे. दिस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन, कि ब्लड ने कुछ चीजें सिक्रीट कर दी अंदर. ठीक है, ये तीन ही चीजें मनहूस चीजें सिक्रीट होती हैं, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया NH3. ठीक है, यहाँ से कुछ चीजें वापस फिल्ट्रेट में सिक्रीट भी होंगी कि भैया तू, तेरा तो बनता था फिल्ट्रेट में जाना, तू रह गया, चल अब चले जा. तो तीन स्टेप्स हैं आपके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. इसके बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए. फिल्ट्रेशन के बारे में आ जाओ. फिल्ट्रेशन 3 लेयर्स से होता है. कौन कौन सी 3 लेयर्स से होता है? ब्लड प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर है ग्लोमेरुलस में. ए फ्रंट आपने बड़ी कर रखी है, ई फ्रंट आपने छोटी कर रखी है, अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर है. उस ब्लड के प्रेशर में जब आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो चीजें फिल्टर आउट होंगी. तो 3 लेयर्स में फिल्टर आउट हो रही है. एक तो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी, यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम है, तो इसको मैं एंडोथेलियम कह सकती हूँ. जैसे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है ना लंग्स में, 3 लेयर की होती है डिफ्यूजन, जो आपकी एल्वुलाई होती है, उसमें आपकी ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम होती है और एल्वुलाई का स्क्वामस सेल होता है ना, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. बिल्कुल इसमें भी ऐसे, इसमें ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम है, एल्वुलाई नहीं है, यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल है, ऐसे बॉमन्स कैप्सूल है, बॉमन्स कैप्सूल का स्क्वामस एपिथेलियम है ऐसे. ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, और उसके बीच में यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है. ये 3 लेयर्स हैं. ये 3 लेयर्स हैं. ठीक है, इसकी जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये मॉडिफाइड है. ये स्क्वामस एपिथेलियम नॉर्मल नहीं है, ये स्क्वामस सेल मॉडिफाई हो गया, इसके ऐसे पैर बन गए, ऐसे ऐसे पैर बन गए, ऐसे पैर बन गए. ठीक है, इस मॉडिफाइड को पोडोसाइट कहते हैं, मॉडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम को. ये जो इसके पैर है इसको बोलते हैं हम क्या? पेडिसेल. पेडिसेल. ये क्या करते हैं, इसके जो पैर हैं ये ऐसे होल्ड करते हैं, जैसे ये कैपिलरी है मान लो, ये कैपिलरी है. जो पोडोसाइट्स हैं, जो पोडोसाइट्स हैं ना, वो ऐसे होल्ड कर लेते हैं कैपिलरी को ऐसे अपने पैरों से, और दूसरी साइड से इसके पैर ऐसे आके पकड़ लेते हैं ऐसे. इट्स लाइक दिस, ऐसे होल्ड कर लेते हैं. और यहाँ पे बीच में जो स्पेस बचा हुआ है ना, ये बीच में जो ये वाला स्पेस बचा हुआ है, इससे फिल्ट्रेशन होती है. लिक्विड जो है इस स्पेस से ऐसे अंदर आ जाता है. इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्लिट पोर्स. स्लिट पोर्स. ठीक है, पोडोसाइट्स बेटा, ये वाले जो स्क्वामस सेल्स है ना बेसमेंट के, ये मॉडिफाइड होते हैं, इनको पोडोसाइट्स कहते हैं. इनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पेडिसल, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में जो स्पेस बचता है उसको बोलते हैं स्लिट पोर्स, जहां से फिल्ट्रेशन होती है. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा फ्लूइड की नहीं होती है आयुष. बेसमेंट मेम्ब्रेन ना नॉन सेलुलर मटेरियल की होती है, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, इन सब चीजों की होती है. ठीक है, सो 3 लेयर्स हैं, एंडोथेलियम, एपिथेलियम और बॉमन्स कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है जी, आपको ये चीजें पता चल गई हैं. देन रीएब्जॉर्प्शन पे आ जाओ. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपका इतना है, यूरिन का ये इतना है, तो 99% जो है रीएब्जॉर्ब होता है. क्या क्या चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं? बहुत सारी चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं. एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब एटीपी लग के क्या चीज रीएब्जॉर्ब रहता है? सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह. एक्चुअली ये बेसिकली, हर्ष डाउट पूछो बेटा, डाउट पूछो. स्पेस ऐसे बनते हैं बेटा, देखो जैसे ये मान लो ये कैपिलरी है, ये पोडोसाइट है, ये ऐसे होल्ड करते हैं, तो ये स्पेस है ना, ये स्पेस है, ये स्लिट पोर्स है, ये स्लिट पोर्स है. तो यहाँ से इसमें से कैपिलरीज में से फ्लूइड ऐसे ऐसे बाहर निकलता. कोई डाउट है तो पूछो इसमें बेटा, फिर आगे चलते हैं. कुछ चीजों की एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है, जैसे सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड. ठीक है, सोडियम एक्चुअली ना, सोडियम बड़ा तगड़ी चीज है. ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वहां से सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होता है, तो वहां से सोडियम जो है निकलता होता है ऊपर. अब सोडियम अपने साथ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को भी लेके जाता है बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं जा सकते यहाँ पे, बट ये दोनों के दोनों तीनों जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं. कुछ चीजें पैसिवली भी रीएब्जॉर्ब होती हैं,
कुछ चीज़ें वापस पैसिवली भी ब्लड में रीएब्जॉर्ब होती है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट आपको लगता है कि यार होने नहीं चाहिए, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए तो इतना कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन यार ये ज़बरदस्ती चला जाता है क्योंकि ब्लड में क्वांटिटी कम है यूरिया की, सारा यूरिया हमने इधर खींच लिया, तो ये ज़बरदस्ती थोड़ा 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 चला जाता है। नहीं, एनर्जी तो खर्च करनी ही नहीं, अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन, ज़बरदस्ती मतलब अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चला जाता है। नीचे फिल्ट्रेट में ज़्यादा है यूरिया, ऊपर कम है, तो थोड़ा 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 चला गया। ठीक है, देन सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो तीन ही चीज़ों की सिक्रीशन है। ठीक है, H positive, NH3, K positive are secreted from blood into the filtrate. It helps in maintenance of ionic balance and acid base balance of the blood. कैसे? अब यार ये अगर ब्लड में रहेगा, blood will become acidic. blood will become acidic. तो इसीलिए इसको हम ब्लड से निकाल के फिल्ट्रेट में डाल देते हैं, so that ब्लड का जो है pH मेंटेन रहे, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन। ये तीन चीजें हैं, पीसीटी से भी यही सिक्रीट होनी है, डीसीटी से भी यही सिक्रीट होनी है, आपको ये लर्न करनी है। हो जाएगा, 3 स्टेप्स हो गए। 180 लीटर नहीं है हर्ष, वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ बेटा, 180 लीटर तो पूरे दिन में निकला है। अब तू मेरे को ये बता, एक फाउंटेन मान लो, एक पॉन्ड में एक फाउंटेन लगा हुआ है, पॉन्ड में टोटल 1000 लीटर पानी है, लेकिन फाउंटेन जो ऊपर पानी फेंक रहा है वो 1 लाख लीटर फेंक रहा है एक दिन में, तो 1 लाख लीटर पानी कहाँ से आ रहा है? वही पानी घूम घूम के फेंक रहा है ना फाउंटेन, वही पानी, वही 1000 लीटर वापस वापस घूम के आ रहा है, तो एक दिन में वो 1 लाख लीटर इसलिए फेंक रहा है क्योंकि वही 1000 लीटर बार बार घूम घूम के फेंक रहा है वो। तो पॉन्ड में तो 1000 ही लीटर है ना बेटा, वैसे बॉडी में 5 लीटर ही ब्लड है, वही बार बार एक दिन के अंदर बार बार फिल्ट्रेट में जा रहा है, वही रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वही फिल्ट्रेट में जा रहा है, वही रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। हमारे पास टोटल 180 लीटर फ्लूइड थोड़े पे, 1 मिनट में तो हमने 125 ही फिल्टर किया। 1 मिनट में तेरे पास कितना सारा प्लाज्मा है, 5 लीटर ब्लड है, उसमें से 55% प्लाज्मा है तेरे पास। ठीक है, 2500 ml से ज़्यादा प्लाज्मा है तेरे पास, उसमें से सिर्फ तूने 125 ml लिया, लेकिन वो साथ के साथ रीएब्जॉर्ब भी तो हो जा रहा है ना, 99% वापस भी तो आ जा रहा है ब्लड में। फिर तूने अगले मिनट फिर 125 ml लिया, फिर वो 99% रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। समझ में आ गया हर्ष? जो तू किडनी निकाल रही है उसमें से तू 99% वापस उसी टाइम ही रीएब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वही चीज घूम घूम के जा रही है। 180 लीटर ब्लड थोड़े में, फ्लूइड थोड़े में हमारे पास बेटा। कब क्या सिक्रीट होगा देख मन्नत, ध्यान से सुन रही हूँ मैं बताती हूँ। अगर तू सिक्रीशन की बात करेगी ना मन्नत, पीसीटी से भी सिक्रीशन होता है और डीसीटी से भी सिक्रीशन होता है, और सेम ही चीजों का सिक्रीशन होता है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, सेम चीजों का सिक्रीशन यहाँ पे, सेम चीजों का सिक्रीशन यहाँ पे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे भी H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH3, यहाँ पे भी सेम चीज। फिल्ट्रेट में कुछ नहीं करता, हाइड्रोजन बॉडी से बाहर जाता है बेटा। आपका यूरिन एसिडिक होता है, आपको पता है? यूरिन इज एसिडिक। क्यों एसिडिक है? बिकॉज ऑफ दिस H पॉजिटिव जो आप फेंक रहे हो ना फिल्ट्रेट में, इस H पॉजिटिव की वजह से, और जबरदस्ती फेंक रहे हैं हम इसको, एनर्जी दे दे के फेंक रहे हैं ताकि ब्लड का पीएच मेंटेन रहे। ब्लड पीएच जो है वो रहना चाहिए 7.2 के आसपास, तो उसके लिए तुम ये H पॉजिटिव फेंक रहे हो ताकि ये एसिडिक ना हो, तो ये एक्टिव सिक्रीशन है यहाँ पे। एक बार नीट में क्वेश्चन था, ये क्यों है, ये H पॉजिटिव कैसे जा रहा है? एक्टिव सिक्रीशन हो रही है इसकी, एनर्जी दे दे के हम H पॉजिटिव फेंक रहे हैं, तब जाके हमारा ब्लड का पीएच मेंटेन्ड है। स्लाइटली एसिडिक है, हाँ स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक। कितना पीएच रहता है यूरिन का? कितना पीएच रहता है बेटा यूरिन का? रेनिन का फंक्शन करेंगे बेटा रुद्र प्रताप अभी। 6 का पीएच है बेटा, स्लाइटली एसिडिक येलोविश फ्लूइड है ये। कितना लीटर एक दिन में निकलता है? 1.5 लीटर्स, 1 to 1.5 लीटर्स।
ब्लड का पीएच है 7.2 बेटे, 7 के आसपास ब्लड का पीएच रहता है। यूरिन का पीएच, दिस इज यूरिन पीएच, 6 रहता है। क्यों रहता है 6? बिकॉज ऑफ दिस H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव भर भर के हमने डाला है ना यहाँ पे, एक्टिवली सिक्रीट किया है। हाँ बिन्नी, वेरी गुड। कितना ग्राम यूरिया हम एक दिन में सिक्रीट आउट कर देते हैं यूरिन में? 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी एवरी डे। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स पे आ जाए। पता नहीं क्या सुन रहा है, मेरा फोन ही कुछ कुछ सुन ले रहा है। हाँ वो वही सेम ही यूरिया है जो तुम निकाल रहे हो बॉडी से सौम्य, और जो तुम्हारे फर्टिलाइजर में यूरिया है। हाँ से आने, चले आगे। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स पढ़ ले। बॉमन्स कैप्सूल का फंक्शन तुम लोगों को क्लियर है ना? फिल्ट्रेशन जो है वो बॉमन्स कैप्सूल का है, ठीक है। ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, पीसीटी का जो मेन फंक्शन है ना बेटा, पीसीटी का मेन जो फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन है। 70 से 80% चीजें इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स रीएब्जॉर्ब्ड, ठीक है। इसको हमने ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल दिया ही इसलिए 80% फ्लूइड्स यहां से और जो आयंस हैं वो यहां से रीएब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, ठीक है। आयंस का एब्जॉर्प्शन एक्टिव और पैसिव दोनों है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन्ड है या नहीं, एक्टिव और पैसिव वाली चीज। ये चीज नहीं मेंशन तो मैं भी नहीं मेंशन करी, ठीक है। आयंस का यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का वो हो रहा है तो फिर साथ साथ में वाटर भी साथ साथ में रीएब्जॉर्ब इसमें यहाँ पे हो जा रहा है। देन सिक्रीशन रहेगा, यहाँ पे सिक्रीशन रहेगा वही H पॉजिटिव A पॉजिटिव NH3 का। अब आ जाओ आप नीचे, यहाँ पे ये आपकी लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब हो गई, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये आपकी हो गई असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के दो पार्ट होते हैं, एक पतला सेक्शन एक मोटा सेक्शन, ठीक है। दिस इज असेंडिंग लिम्ब। ये आपका सब मेड्यूला में चल रहा है, यहां से ये मेड्यूला है, दिस मेड्यूला, दिस इज कॉर्टेक्स। पीसीटी जो है कॉर्टेक्स में है, देन डीसीटी भी कॉर्टेक्स में है। ऐसे जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मतलब जो इसके बीच का फ्लूइड है, उसकी खुद की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल्स प्रति लीटर है। इसका मीनिंग क्या है मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, मुझे पहले सही से लिख लेने दो। 300 मेरे को लिखना सीखने दो, m मिली ऑस्मोल्स प्रति लीटर, मिली ऑस्मोल प्रति लीटर है, ठीक है। ऐसे मान सकते हो कि 1 लीटर फ्लूइड में, यहाँ पे जो भी फ्लूइड पड़ा हुआ है बीच में, उसमें 300 आयंस है, इस तरीके से समझ सकते हो ऐसे 300 मिली ऑस्मोल्स प्रति लीटर। लेकिन मेड्यूला में इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। ये यहाँ से 300 से शुरू होती है, 400, 500, 600, 700, 800, मतलब आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मेड्यूला में नीचे बढ़ती जाती है। 900, 1000, 1100 एंड अल्टीमेटली 1200 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर यहाँ पे आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये आपको लर्न करना है। ये हमारे जो मेड्यूला है उसमें आयनिक कॉन्सेंट्रेशन नीचे नीचे बढ़ती है। नाउ जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ जाता है, नीचे जाता है, नाउ दिस सेगमेंट, दिस डिसेंडिंग लिम्ब of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, it is permeable to water but not to ions. It is permeable to water but not to ions. अब पानी जब यहां से आएगा तो उसका इतने सारे आयंस देख के जी ललचाएगा, ठीक है। अंदर यहाँ पे जो फ्लूइड है ये इस वक्त 300 मिली ऑस्मोल पे है,
नीचे गया यहाँ पे 300 मिलीऑस्मोल पे, लेकिन जब ये और नीचे जाएगा तो बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा आयंस है, ये अभी भी 300 मिलीऑस्मोल पे। ठीक है, पानी को पसंद है आयंस, पानी की बीवियां हैं आयंस। आयंस आर दी वाइफ ऑफ वाटर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ऑल ऑस्मोलाइट्स आर वाइफ ऑफ वाटर, आयंस आर वाइफ ऑफ वाटर, प्रोटीन्स आर वाइफ ऑफ वाटर, ग्लूकोज इज वाइफ ऑफ वाटर। जहां ये दिखेंगी पानी वहीं भागने की कोशिश करता है, या तो बीवियां पति के पास आ जाएंगी या तो पति बीवी के पास आ जाएगा। नाउ दिस सेगमेंट इट इज इम्परमिएबल टू आयंस, आयंस नहीं अंदर आ सकते, आयंस अपने पति के पास नहीं आ सकते, पानी अंदर है आयंस बाहर है, आयंस अंदर नहीं आ सकते, सो लॉट ऑफ वाटर विल कम आउट, लॉट ऑफ वाटर विल कम आउट, वाटर लॉस होएगा। क्यों? क्योंकि अपने पत्नियों के पास आना चाहता है, आयंस के पास आना चाहता है। सो यहां पे डिसेंडिंग लिम्ब इट विल कॉन्सेंट्रेट द फ्लूइड, कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट, तभी इसको कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब भी बोलते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब भी बोलते हैं। और अब कितना कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, जितनी बाहर कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही अंदर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, 1200। व्हेन द फ्लूइड विल मूव अप, it opposite will happen. This segment, ascending limb, it is permeable to ions but not to water. It is permeable to ions but it is not permeable to water. So when it will move, यहाँ पे 1200 मिलीऑस्मोल है, अब यहाँ पे कम हो गया, ऊपर गया 800 हो गया, यहाँ पे 700 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 500 हो गया, यहाँ पे 400 हो गया, यहाँ पे 300 हो गया। तो यहाँ पे अब अंदर आयन ज्यादा है, बाहर आयंस कम है। दैट मीन्स अब बाहर वाला जो वाटर है, जो बाहर वाटर है वो अंदर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, बिकॉज आयंस आर द वाइफ ऑफ वाटर, अंदर अंदर ज्यादा आयंस है, बाहर देखो कम है, बिकॉज ऊपर जा रहा है ना फ्लूइड, यहाँ से नीचे जा रहा है फ्लूइड, यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन अंदर आ नहीं सकता वाटर। क्यों? क्योंकि इट इज इम्परमेबल टू वाटर। सो व्हाट विल हैपन, वाटर के पास आने के लिए आयंस ही बाहर निकलने लग जाएंगे, आयंस विल स्टार्ट टू कम आउट, आयंस विल स्टार्ट टू कम आउट। कौन से आयंस? मेनली NaCl, आयंस विल स्टार्ट टू कम आउट and ये this will dilute, this filter will dilute, ये फिर से 300 मिलीऑस्मोल में पहुंच जाएगा। जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि इसमें ना एक तगड़ा कॉन्सेप्ट लगता है और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 1 घंटा लगता है, हमारे पास 1 घंटा नहीं है, तो हम सीधी सीधी बातें समझ सकते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, हम क्या समझ सकते हैं, पीसीटी में मेजॉरिटी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, 70 to 80% ऑफ रीअब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस एंड सिक्रीशन विल टेक प्लेस, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और NH3। इफ वी विल लर्न दैट, हमारा क्वेश्चन ज्यादातर सही हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें एनसीईआरटी से भी पढ़ा दूंगी। देन व्हाट विल वी लर्न कि मेड्यूला का जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो 300 से 1200 के बीच में वेरी करता है, बढ़ता जाता है नीचे नीचे नीचे। सो डिसेंडिंग लिम्ब जहां पे वाटर से परमेबल है, जो चीज परमेबल है वही मूव कर सकती है जिस चीज से परमेबल है। सो वाटर विल मूव आउट टू गो टुवर्ड्स आयंस, अपनी बीवियों के पास, एंड देन दिस लिम्ब इट इज परमेबल टू आयंस। अब क्योंकि वाटर नहीं अंदर आ सकता, आयंस अंदर ज्यादा है, तो आयंस विल गो आउट एंड ये उतने पे ही पहुंचा देगा जहां से शुरू किया था, 300 से शुरू किया था, 300 पे वो पहुंचा देगा। बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्सॉर्प्शन होता है ब्लड में, होता है रुद्र प्रताप, यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन का और यहाँ से भी बाइकार्बोनेट आयन का रीएब्सॉर्प्शन होता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन इज अ ब्लड बफर, ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए होता है। तो बाइकार्बोनेट आयन इधर से भी रीएब्सॉर्ब होता है, इधर से भी रीएब्सॉर्ब होता है। यूरिन का एसिडिक होना और डाइल्यूट होना 2 अलग चीजें हैं सौम्या, तुम मिक्स क्यों कर रही हो? तुम्हारा यूरिन एसिडिक है क्योंकि बहुत सारा H पॉजिटिव उसमें आ रहा है, ठीक है। डाइल्यूट और कंसंट्रेट होना वो पानी से डिपेंडेंट है, वो H पॉजिटिव से वो नहीं है ना। हाँ, थिक सेगमेंट से एक्टिव सिक्रीशन ऑफ आयंस होता है, एक्टिव नॉट सिक्रीशन, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ आयंस होता है, सिक्रीशन थोड़े हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं ना आयंस, यहाँ से पैसिव होता है, बट आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं है चीज, अभी पढ़ लेते हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्वेश्चन क्या आने, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन क्या आने। बात वो है, बात तुम कितना भी थ्योरेटिकली पढ़ लो, यू आर गुड एट कॉन्सेप्ट्स, दैट इज वन थिंग, बट इफ यू डोंट नो लाइक हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, दैट इज अ प्रॉब्लम। देन here maximum water reabsorption takes place and this will happen every time, हर बार जब भी फिल्ट्रेट आएगा बॉमन्स कैप्सूल में, यहाँ से 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन होना ही होना है। चाहे आपकी बॉडी में पानी कम हो, चाहे आप 10 जग पानी के पी लो, तो भी 70 से 80% रीएब्जॉर्ब हो ही जाएगा पानी आपका यहाँ से। इट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन।
पीसीटी में ऑब्लिगेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन है, होना ही होना है, चाहे बॉडी में पानी कम हो चाहे ज्यादा हो। डीसीटी में और कलेक्टिंग ट्यूब में ऐसा नहीं है। तो यहां से कलेक्टिंग ट्यूब बना दो। डीसीटी में और कलेक्टिंग ट्यूब में ऐसा नहीं है। हियर वी हैव समथिंग कॉल्ड फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वी हैव समथिंग कॉल्ड फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब बॉडी की नीड्स पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन होना या नहीं। मान लो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी आ गया है, आपने जग के जग पानी पी लिया, 10 जग पानी पी लिया है, तो यहां से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होना, यहां से सीधा फ्लूइड ने निकलना है और यहां से बहुत सारा यूरिन बन जाना है। इफ यू हैव टू मच वाटर इन योर बॉडी, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, चाहे आप पानी कम पियो चाहे ज्यादा पियो, आपकी मर्जी नहीं है, बॉडी की मर्जी नहीं है। सो पीसीटी में जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा दैट इज ऑब्लिगेट, होना ही होना है। ऑब्लिगेट का मतलब इट इज गोइंग टू बी 100% देयर, इट इज नॉट अ चॉइस। इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब दिस इज अ चॉइस ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी में आपने बहुत ज्यादा पानी पिया है, मान लो आपने 10 जग पानी पी लिए हैं, देन देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इतना पानी चाहिए ही नहीं ब्लड को, ब्लड में ऑलरेडी बहुत पानी है, एंड सीधा ये फ्लूइड यहां से जाके यूरिन बना देगा, देन देर विल बी नो रीअब्जॉर्प्शन। बट अगर मान लो आप रेगिस्तान में गुम हो गए हैं, आपकी बॉडी में पानी कम है, आप पानी पी नहीं पा रहे हैं, आपका वाटर बॉटल खत्म हो गई है ना, आप धूप में बैठे हुए हैं, कोई भी कंडीशन है और आपकी बॉडी में पानी कम है, तब वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहां से होगा, यहां से भी होगा और यहां से भी होगा, यहां से भी होगा। So such water reabsorption which depends on the needs of the body, it is called facultative water reabsorption. आपको क्या याद करना है? पीसीटी में ऑब्लिगेट, डीसीटी में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन होना है। क्या ये चीज हम कहीं नोट कर सकते हैं? क्या ये चीज हम कहीं नोट कर सकते हैं? कर सकते हैं, जल्दी बोले, नोट कर लीजिए इसको। ऑब्लिगेट, कंडीशनल, हाँ फैकल्टेटिव की जगह कंडीशनल भी लिख सकते हो आप, दोनों लिख लो। कंडीशनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन। नहीं, पानी पीने से आपका बीपी क्यों नहीं बढ़ेगा? बीपी की प्रॉब्लम क्यों नहीं हो जाएगी आपको? क्योंकि जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना ही ज्यादा कम रीअब्जॉर्प्शन होगी और उतना ही यूरिन फॉर्मेशन होएगा ज्यादा, उतना ही ज्यादा यूरिन बन जाता है जितना ज्यादा आप पानी पीते हो। आपने ये तो देखा ही, आप ज्यादा पानी पीते हो ज्यादा सूसू आती है, ठीक है, आप कम पानी पीते हो कम सूसू आती है। क्यों? आप जब कम पानी पीते हो तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ही हैं जिनके ऊपर हमारे दो हार्मोन्स एक्ट करते हैं, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वो भी आप रास में पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, फुल्ली एनसीईआरटी। पीसीटी इज लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर epithelium which increases the surface area for reabsorption nearly all of the essential nutrients 100%। कभी कभी ना जैसे फिल्ट्रेट में थोड़ा ग्लूकोज भी आ जाता है, वैसे ग्लूकोज आना नहीं चाहिए। आपके यूरिन में कोई ग्लूकोज नहीं होता क्योंकि ग्लूकोज को हम वेस्ट थोड़े पे कर देंगे यूरिन में, तो जो भी अगर ग्लूकोज वगैरह एसेंशियल न्यूट्रिएंट आता है तो वो 100% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि हमने वेस्ट नहीं करना। 70 to 80% of all electrolytes and water are reabsorbed in this segment. PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body. कैसे? How does PCT help to maintain ionic and pH balance of the body? By selective secretion of H positive and by reabsorption of bicarbonate ions. Bicarbonate ion को reabsorb करवा देती है, H positive का secretion करवा देती है, ठीक है। By selective secretion of hydrogen and ammonia into the filtrate and by absorption of bicarbonate from it. इस तरीके से blood pH को maintain करने में help कर देती है। Henle's loop, reabsorption is minimum in its ascending limb. Ascending limb में क्योंकि water तो निकल नहीं सकता, तो this reabsorption of water की बात हो रही है, क्योंकि वाटर तो निकल नहीं सकता। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, इसलिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज मिनिमम इन द असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैसे? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब जहां पे वो आयंस पड़े हुए 300 400 500 600 700, ये रीजन कैसे हेल्प करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इतना हाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का बनाने में, वो मैं आपको समझा देती हूँ।
यहां बता देती हूँ। ध्यान से देखना, जो मेड्यूला के अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है, ये भी क्वेश्चन है नीट का, ध्यान से सुनना। पहली बात तो नीट का क्वेश्चन है कि ये कौन से आयंस हैं। ये जो इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है, नीट का क्वेश्चन है, ये PYQ है। विच आयंस आर दीज? ठीक है, आंसर है मन्नत, वेरी गुड। NaCl प्लस यूरिया, NaCl और यूरिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस? नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हें, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन is responsible for this high ionic concentration? आंसर है आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। कैसे? ये जो यहां से NaCl निकालता है ना बेटा, ये जो NaCl निकाल रहा है वही NaCl है ये जो यहां पे डिपॉजिट हो जा रहा है। मैंने कहा ना कि आप आयंस फेंक रहे हो बाहर, यू आर थ्रोइंग आउट आयंस, यू आर थ्रोइंग आउट आयंस, ठीक है। सो दीज आयंस आर गोइंग टू स्टे इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यही आयंस हैं जो इतनी हाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। पहली बात समझ में आ गई। देन सेकेंड, यूरिया कहां से आया? इसके अंदर यहाँ पे यूरिया भी है, आई सेड देयर इज यूरिया हियर, वेयर यूरिया कहाँ से है? NaCl तो आपका जो असेंडिंग लिम्ब है वहां से निकल रहा है, तो वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पड़ा हुआ है। यूरिया कहाँ से आया हुआ है? ध्यान से सुनना, कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट वैसे तो यूरिया के लिए इम्परमिएबल होती है, क्योंकि यूरिया को हमने पकड़ के सूसू में लेके जाना है, यूरिया को पकड़ के हमने सूसू में लेके जाना है ना, यही तो हम करना चाहते हैं कि यूरिन में यूरिया निकल जाए। लेकिन सम पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इट इज परमिएबल टू यूरिया, तो थोड़ा सा यूरिया यहां से लीक आउट कर जाता है। दिस सम पार्ट ऑफ दिस यूरिया इट लीक्स आउट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सिर्फ इतना ही परमिएबल है, सारा परमिएबल नहीं है, इतनी सी परमिएबल है। एंड दिस यूरिया इट विल कीप ऑन कमिंग आउट एंड इट विल कीप ऑन एंटरिंग दिस थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लूप, एंड ये फिर यूरिया यहां से फिर से वापस जाएगा, इट विल गो लाइक दिस and some of it will come out and then again, तो ये घूमता रहता है यहाँ पे। तो there is a lot of urea in this region, okay, this is called urea recycling, it is very different from urea cycle। urea cycle आपका लिवर में चलता है यूरिया बनाने के लिए, this is urea recycling, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी हाई होती है। आपको नीट में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आएगा मैं बता रही हूँ आपको। आपको क्वेश्चन आएगा ये कौन से आयंस है, NaCl एंड यूरिया, क्यों ये इतना हाई इंटरस्टिशियल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इतना हाई क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि लूप ऑफ हेनले यहाँ से आयंस बाहर फेंकता रहता है एंड यहाँ से यूरिया रिसाइकलिंग कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको इसी बात पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल गया कि लूप ऑफ हेनले की वजह से, अगर पार्ट पूछेगा नेफ्रॉन का तो आपने लूप ऑफ हेनले कहना है। आपसे मैकेनिज्म भी पूछ सकता है, विच मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन मेडुला। कि मेड्यूला में पड़े हुए इन आयंस का मैकेनिज्म क्या है बाहर आने का, तो आपने बोलना है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसको नोट कर लो कॉपी में। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म यहां कैसे रोल प्ले कर रहा है वो मैं बता देती हूँ। काउंटर करंट मैकेनिज्म यहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है मैं आपको बताती हूँ, पहले क्वेश्चंस नोट करो।
नोट करो। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे? काउंटर करंट मैकेनिज्म इज काउंटर करंट. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज काउंटर करंट? काउंटर मीन्स ऑपोजिट, करंट मीन्स फ्लो. फिल्ट्रेट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, और अगर मैं यहां पे वासा रेक्टा बनाऊं, अगर मैं यहां पे वासा रेक्टा बनाऊं तो वासा रेक्टा में इस तरीके का फ्लो है ब्लड का, इस डायरेक्शन में फ्लो है. फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में, और ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट फ्लो है. दिस इज व्हाट काउंटर करंट इज. Fluid is moving like this, blood is moving like this. Now, how is this mechanism helping these ions to be here? I'll tell you. I'll try to tell you. I will try to tell you. If you understand, good. If you don't understand, good. Because आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को यहां पे ज्यादा रख रहा है. आपसे पूछेगा कौन से मैकेनिज्म की वजह से ये आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. आपके पास आंसर है काउंटर करंट मैकेनिज्म. कैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे नीट में, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ जल्दी जितना हमारे पास टाइम है. अगर समझ में आता ठीक है, नहीं समझ में आता तो भी कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं. ठीक है. नाउ यहां से आयंस निकल रहा है, यहां से आयंस निकल रहा है ना, यहां से ये ब्लैक कलर में NaCl आयंस है. अब यहां से ब्लड भी आ रहा है क्योंकि ब्लड को यहां पे न्यूट्रिशन देना है. अब ब्लड में खुद जो ब्लड का आयनिक कंसंट्रेशन है वो 300 है बेटे, और ये ब्लड कैपिलरी है तो इट इज परमिएबल. इट इज परमिएबल टू वाटर एंड टू आयंस. सो क्या होता है, यहां से जब ये नीचे जाती है तो ये आयंस सारे खींच लेता है अपने अंदर, सारे आयंस खींच लेता है. तो अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है 400, 800, 1000, यहां पे 1200 आयंस पहुंच जाता है. तो ये तो गलत हो गया. काउंटर करंट मैकेनिज्म इज सपोज टू हेल्प अस कीप द आयंस इन द फ्लूइड मेडुला. यू आर नॉट सपोज टू स्टील द आयंस. तुम तो चुरा ले रहे हो यार आयंस यहां से. अभी मैं बता रही हूं कि भाई मैं चुराया नहीं है, अभी बस एक बार के लिए पकड़े हैं. अब जब ये यहां से ब्लड ऊपर जाएगा, यहां से ब्लड ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन बाहर कम होने लग गई. यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 800 हो गया, यहाँ पे 700 हो गया, यहाँ पे 500 हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे जब वो आएगा तो ये आयंस बाहर फेंकना शुरू कर देगा. आयंस क्योंकि अंदर 1200 है, अंदर बाहर 1000 है, तो आयंस यहां से बाहर फेंकना शुरू कर देगा. बस सीधी सी बात ही है बेटा, सीधी सी बात है. अगर तुम समझने की कोशिश करो, अगर ये कैपिलरी सीधी होती, ये मुड़ी ना होती, काउंटर करंट में ना होती, अगर ये सीधी होती तो ये आयंस को बहा के ले जाती, अपने साथ चुरा के ले जाती, और आपके मेडुला में कभी भी इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना होता. क्योंकि आपके नेचर ने इस कैपिलरी को मोड़ दिया, तो जो आयंस ये चुराती है वही आयंस को वापस करके जाने पड़ते हैं. तो बेसिकली मेडुला के आयंस मेडुला में ही रह जाते हैं. ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म. कुछ समझ में आया? बस इतना सा. काउंटर करंट मैकेनिज्म विल हेल्प टू कीप दीज आयंस हियर ओनली. काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से चोर नहीं लिए जाएंगे. चोरी भी जाएंगे तो वापस छोड़ दिए जाएंगे. और काउंटर करंट मैकेनिज्म ना होता तो ये आयंस चुरा के लेके चली जाती ब्लड. कभी भी इतना हाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बन नहीं पाता. सिर्फ इतनी सी बात है. दिस इज हाउ काउंटर करंट मैकेनिज्म इज हेल्पिंग. हाउ काउंटर करंट मैकेनिज्म इज हेल्पिंग? बाय helping in, it helps to maintain this high concentration. That is all. That is all. अब तुम पूछोगे कि इस हाई कॉन्सेंट्रेशन का फायदा क्या है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट कैन कम in NEET and in your mind is, why do we have this high ionic concentration? ये हमें पता चल गए. We know CC mechanism helps in maintaining high ionic concentration in medulla. इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है?
इट हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। कैसे मैं बता रही हूं, इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, इट हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। सैनी नहीं चाहिए, काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए। It helps in concentration of urine. Now how does it help in concentration of urine? अभी तक तो कुछ concentrate नहीं हुआ हमारा, यहाँ पे 300 से शुरू किया था, 300 पे ही आके खत्म हो गए, है ना। क्या concentrate हुआ है? हालांकि इसको हम concentrating limb बोलते हैं, we call it the concentrating limb, लेकिन फिर यहाँ पे diluting limb भी आ गई है। This is what? Diluting limb। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गया, यहाँ डाइल्यूट हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन का है, जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन होती है बेटा, वो डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में होती है। अगर बॉडी को जरूरत पड़े तो वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की हेल्प से कितना कॉन्सेंट्रेट कर देती है। यूरिन अगर कॉन्सेंट्रेट पे होने पे आ जाए, कितना टाइम्स कॉन्सेंट्रेट हो सकता है ब्लड से? पहले मुझे ये बताओ, पहले इसका आंसर करो, फिर मैं बताऊंगी कैसे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। If urine you need concentrated urine, like you want to reabsorb all the water, आपकी बॉडी में वाटर नहीं है, आप रीअब्सॉर्ब कर ले रहे हो, कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो सकता है यूरिन मैक्सिमम? जल्दी बोलो। 4 टाइम्स। वेरी गुड बिन्नी, वेरी गुड रुद्र प्रताप, वेरी गुड। 4 टाइम्स 1200 मिली ऑस्मोल्स प्रति लीटर का यूरिन बना सकते हो आप। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300, आप 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो अपने यूरिन को, 1200 मिली ऑस्मोल पे लेके जा सकते हो। और डाइल्यूट करने पे आ जाए, आपने ज्यादा पानी पी लिया, यूरिन डाइल्यूट हो गया, तो कितना डाइल्यूट कर सकते हो? 4 टाइम्स डाइल्यूशन, 4 टाइम्स ही कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, 4 टाइम्स ही डाइल्यूशन हो सकता है यूरिन का, सिर्फ काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से। काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से आयंस आए, काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से आयंस आए, आयंस की वजह से कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है हमारा। अब सुनो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनो, देखो कैसे होगा। जब आपकी बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करना है, जब बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करना है यूरिन, तो बहुत सारा पानी रीअब्सॉर्ब करना है, यहां से भी और यहां से भी। तो बॉडी इतना सारा पानी रीअब्सॉर्ब करने के लिए it will start to release certain hormones called aldosterone and ADH, and those aldosterone and ADH, they will act on DCT and collecting duct. Aldosterone will put sodium potassium pump here and here. Aldosterone will put sodium potassium pump, जिससे कि बहुत सारा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, बहुत सारा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है। एंड ADH, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस होता है बहुत ज्यादा सूसू, लिख लो कॉपी में अपने, डायूरेसिस मीन्स टू मच यूरिन फॉर्मेशन इज डायूरेसिस। एंटी डायूरेटिक मीन्स समथिंग विच विल प्रिवेंट डायूरेसिस, जो कि सूसू ज्यादा नहीं बनने देगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सूसू कम बनने वाला हार्मोन। ADH विल पुट एक्वापोरिन्स हियर, एक्वापोरिन्स आर रास्ता जिससे कि पानी निकल सकता है, तो Na के पीछे पीछे वाटर भागेगा, दिस वाटर विल कम आउट। ऑल्सो वाटर विल सी, यहाँ पे जब इतने सारे एक्वापोरिन्स लग जाएंगे बेटे, इतने सारे एक्वापोरिन्स लग जाएंगे, तुम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन तो देखो बाहर कितनी है, 1000, 1100, 1200, कितना आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है। पानी भर भर के निकलेगा यहाँ से आयंस के पीछे आने के लिए। ये आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, मेड्यूला की आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कैसे हेल्प कर रही है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। अगर यहाँ पे एक्वापोरिन्स लग गए ना, ADH ने काम कर दिया ना, तो पानी पागल हो जाएगा इन आयंस के पीछे की 1200 मिली ऑस्मोल्स आयन। मैं क्या कर रहा हूँ कलेक्टिंग डूप में, मुझे तो रहना ही नहीं यहाँ पे, पानी पागलों की तरह निकलेगा, पागलों की तरह। यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से, DCT से बहुत सारा पानी लूज हो जाएगा, DCT से तो फिर भी कम, क्योंकि ये तो फिर भी कॉर्टेक्स में पड़ता है। कलेक्टिंग डक्ट से वाटर बहुत सारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना आयन पड़ा है मेड्यूला में, उस मेड्यूला के आयन को देख के पानी पागल हो जाएगा, एंड इट विल कम आउट। अंडरस्टूड हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन विल हैपन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड ADH। उससे क्या है, बहुत सारा वाटर जो है मेड्यूला में आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस आयंस। इन आयंस के पीछे पागल होकर बहुत सारा वाटर बाहर निकल जाएगा और यूरिन जो है 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस? लूप ऑफ हेनले। विच मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल? काउंटर करंट।
Which mechanism is responsible for concentration of urine? Counter current mechanism. How much this urine can be concentrated? 4 times. Which part is responsible for concentration of urine? DCT and collecting duct. डन हो जाएगा. अपने को रास पढ़ना है, बाकी अपना चैप्टर खत्म है. एनसीईआरटी पढ़ते हैं. आ जाओ. सो लेट्स कम हियर, जहां पे हम पहले पढ़ रहे थे. Henle's loop, reabsorption is minimum in ascending limb. Ascending limb में reabsorption minimum है क्योंकि water से permeable नहीं है. ठीक है. However, this so reabsorption का मतलब है टिब्यूल से कोई भी चीज बाहर निकलना. अगर कलेक्टिंग टिब्यूल से पानी बाहर निकल रहा है वो भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है. ठीक है. अगर डिसेंडिंग लिम्ब से पानी बाहर निकल रहा है वो भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है. असेंडिंग लिम्ब से आयंस बाहर निकल रहे हैं वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस है. ठीक है. However, this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. ठीक है. असेंडिंग लिम्ब से निकलता है आयंस. तो अगर लूप ऑफ हेनले में भी तुमसे पूछा जाए कौन सा पार्ट लूप ऑफ हेनले का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ medullary interstitium ions, it is ascending limb. It is ascending limb. यूरिया रिसाइकलिंग पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कृति. अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कितना कितना छोटा पार्ट है यूरिया रिसाइकलिंग का एनसीईआरटी में. ठीक है. हाँ. The descending limb of loop of Henle, descending limb is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down. Descending limb को हम concentrating limb भी कहेंगे. Ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes. Electrolytes मतलब ions. Actively और passively. जो thin segment है उससे passively ions निकलते हैं, जो thick segment है उससे actively ions निकलते हैं. Therefore, as the concentrated filtrate pass upwards, it gets diluted due to passage of electrolytes into the medullary fluid. DCT. DCT कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन. तो देखो फैकल्टेटिव वर्ड नहीं है, कंडीशनल वर्ड है, तो आपको कंडीशनल वर्ड याद रखना है. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट. DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन. रीअब्जॉर्प्शन किसका? बाइकार्बोनेट आयन का तो रीअब्जॉर्प्शन रहेगा ही, आयनिक वो मेंटेन करने के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए. एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड NH3 टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस. अच्छा, जाहिदा का क्वेश्चन है, जाहिदा का क्वेश्चन है कि मैम यहाँ पे कहाँ गया वो, यहाँ पे कहाँ गया वो डायग्राम एनसीईआरटी का. ये कि मैम यहाँ पे हम तो कह रहे हैं कि पोटेशियम का सिक्रीशन है, ये तो रीअब्जॉर्प्शन दिखा रहा है. यही क्वेश्चन है ना जाहिदा तुम्हारा? यहाँ तो चलो सही दिखा रहा है सिक्रीशन, यहाँ तो रीअब्जॉर्प्शन दिखा रहा है. बोलो, यही क्वेश्चन था ना जाहिदा? यही क्वेश्चन था. तुम लोगों को मार्क करने आ सकता है यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे क्या निकल रहा है. बेटा यहाँ पे क्या है, क्योंकि पानी जा रहा है, पानी की बीवियां हैं आयंस. क्योंकि पानी यहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके पीछे पीछे कुछ आयंस भी रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो कुछ पोटेशियम रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है. ऐसा नहीं कि पोटेशियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, लेकिन जितना रीअब्जॉर्ब हो रहा है उससे कहीं ज्यादा सिक्रीट हो रहा है. इसलिए अगर हम पूछते हैं कि पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन है सिक्रीशन, तो हम सिक्रीशन कहते हैं, क्योंकि सिक्रीशन कहीं ज्यादा है रीअब्जॉर्प्शन से. क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ. कलेक्टिंग डक्ट. दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला. लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस सेगमेंट. कब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकता है? जब ADH रिलीज होएगा. टू प्रोड्यूस अ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. कॉन्सेंट्रेट करने का जो रोल है यूरिन का वो मेनली कलेक्टिंग डक्ट का ही है. ठीक है, किसी भी पार्ट से ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट का है. लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब पूछेंगे तुमसे तो तुमने लूप ऑफ हेनले की लिम्ब बोलनी है. दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया. ये देखो, ये रहा यूरिया रिसाइकलिंग. एक बच्चा पूछा था क्या क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच पार्ट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम. कलेक्टिंग डक्ट. Medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays role in maintenance of pH and ionic balance of blood by selective secretion. यहाँ पे भी selective secretion रहेगा H positive K positive का. ठीक है, ये पूछ सकते हैं तुम्हें कि यूरिया के लिए कौन सा पार्ट परमिएबल है थोड़ा सा, जिससे यूरिया लीक आउट कर रहा है मेडुला में. कलेक्टिंग डक्ट का थोड़ा सा पार्ट.
इशू आ रहा है कोई? कोई इशू है क्या? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अभी। नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई बात नहीं, वी विल वेट। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि टी कॉफी डायूरेटिक है या एंटी डायूरेटिक? बिन्नी तुम बताओ, चाय कॉफी पी के ज्यादा सूसू आती है कि कम सूसू आती है? बोलो। चाय कॉफी पी के ज्यादा सूसू आती है, कम सूसू आती है? तो डायूरेटिक है बेटा ये। कोई बात नहीं, नोट करो इसे, डायूरेटिक है। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, तो किसकी बात हो रही होगी यहाँ पे? सीसी मैकेनिज्म की बात हो रही होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो किसकी वजह से होता है? हाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इन मेड्यूला की वजह से। और वो किसकी वजह से है? सीसी मैकेनिज्म की वजह से। Mammals have the ability to produce concentrated urine. Loop of Henle and Vasa recta play a significant role in this. ठीक है, लूप ऑफ हेनले से बाहर निकलते हैं आयंस, वासा रेक्टा की वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, तो आयंस वहीं टिक जाते हैं। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट. द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा ऑल्सो इज इन काउंटर करंट. द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन, प्रॉक्सिमिटी मतलब पास होना, पास में होना, between the Henle's loop and Vasa recta as well as the counter current in them helps in maintaining and increasing osmolarity towards inner medullary interstitium. कुछ नहीं बताया हुआ कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है, कुछ नहीं बताया हुआ है, सीधा बस ये कहा है असेंडिंग लिम्ब से यूरिया नहीं निकलता से, यानी असेंडिंग लिम्ब में यूरिया वापस आता है, सिक्रीट होता है, निकलता कलेक्टिंग डक्ट से। फिर से लैग आ रहा है क्या? रुकूं कि चलूं? आई चले ना? क्योंकि कैपिलरी है ना योविका, कैपिलरी है तो आयन से परमिएबल है, जब आयंस बाहर ज्यादा है तो वो अंदर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क कर रहा है? कुछ नहीं, बस ये हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मेंटेन कर रहा है बस। फ्रॉम 300 मिलियोस्मोल से अराउंड 1200 इन द इनर मेडुला, कॉर्टेक्स में 300 है, इनर मेडुला में 1200 पहुंच जाएगा। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया. NaCl is transported by ascending limb of loop of Henle, बाहर ट्रांसपोर्ट होता है, विच इज एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. इसका मतलब समझो, एक्सचेंज्ड मतलब समझो, यहां से असेंडिंग लिम्ब से जो NaCl निकला वो वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब हो गया. एक्सचेंज करने का मतलब ये है, समझ में आ गया? जो NaCl यहां से बाहर निकला वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया, वासा रेक्टा में एब्जॉर्ब हो गया. सो दिस इज वासा रेक्टा, दिस इज ascending limb of loop of Henle, ascending Henle का लूप, ठीक है? सो ये है एक्सचेंज बेसिकली. NaCl is returned to interstitium by ascending portion of vasa recta. अब यही वासा रेक्टा जब घूम के इधर आ जाएगी तो यहां से ये NaCl अपना वापस रिलीज कर देगी, जो वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब है वो वापस NaCl वापस छोड़ देगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है? सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, कलेक्टिंग डक्ट से निकल के थोड़ा सा यूरिया थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर जाएगा, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय द
collecting tubule. The above described transport of substances facilitated by special arrangement of Henle loop and vasa recta is called countercurrent mechanism. This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from collecting duct. Collecting tubule से पानी खींचने में हेल्प करेंगे ये इतने सारे आयंस, thereby concentrating the fluid. तो collecting duct में ही मेजर concentration हो रही है यूरिन की. Human kidneys can produce nearly 4 times concentrated fluid than the initial filtrate. Initial filtrate 300 होता है और 1200 ml तक हम 1200 मिलीऑस्मोल तक हम वो कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. ये सही समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? यूरिया कहाँ से निकला, कहाँ रीअब्जॉर्ब हुआ, NaCl कहाँ से निकला, फिर NaCl कहाँ रीअब्जॉर्ब हो गया, फिर NaCl वापस किसने छोड़ दिया मेडुला में. सब कुछ क्लियर है? बस चैप्टर खत्म. चैप्टर खत्म. हाँ, बोथ रोल है आराध्या. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने में लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों का रोल है. सही है आराध्या. बस ये आप देखो, ये लूप ऑफ हेनले 300 से शुरू हुआ, 300 पे खत्म हो गया. ना 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 सॉरी वासा रेक्टा है. वासा रेक्टा है तो ब्लड है ना, ब्लड इधर जा रहा है. 300 से शुरू हुआ, यहाँ से NaCl खींच रहा है, यहाँ से NaCl खींच रहा है ना, यहाँ पे जाके इसको NaCl वापस छोड़ना पड़ रहा है. यहाँ पे चुराया तो यहाँ पे वापस छोड़ना पड़ रहा है. ये लूप ऑफ हेनले है. यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, यहाँ से NaCl बाहर जा रहा है, यहाँ से फिर उसकी ADH की प्रेजेंस में वाटर बाहर जा रहा है, यहाँ से यूरिया भी निकल रहा है. किस लिए होता है ये? टू इंक्रीज GFR. ठीक है. जब भी आपकी बॉडी में GFR गिरेगा 125 ml प्रति मिनट का GFR मेंटेन होना चाहिए. अगर ये नहीं है तो आपकी बॉडी एक्टिवेट कर देगी समथिंग कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. इसमें होता क्या है, मान लो ये एक्चुअली इसका जो एक्चुअल पोजीशन रहता है वो कुछ ऐसा रहता है. It's something like this. So this is your Bowman's capsule, this is your PCT, this is your loop of Henle and this is your DCT. This is your DCT. कुछ ऐसा सा मुड़ा होता है अजीब सा. तो क्या होता है, मान लो आपका GFR गिर गया, ये आपका एफरेंट वो है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है. दिस इज योर एफरेंट आर्टीरियोल. मान लो आपका GFR गिर गया. GFR गिर गया मतलब यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है. ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है यहाँ से कम हो गया, मान लो आपका डिक्रीज हो गया. तो यहाँ से फ्लूइड जो है धीरे धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा. जब ये इतना धीरे मूव करेगा तो बेसिकली इस चीज को सेंस कर लेते हैं DCT के कुछ सेल्स. DCT के कुछ सेल्स इस चीज को सेंस कर लेते हैं. यहाँ पे DCT के सेल्स हैं, दे विल सेंस इट. ठीक है. इन सेल्स को, DCT के सेल्स को हम बोलते हैं मैकुला डेंसा. मैकुला डेंसा विल सेंस दैट देयर इज अ डिक्रीज इन GFR. देयर इज अ डिक्रीज इन GFR. GFR गिर गया है. ठीक है. एंड दे विल सिग्नल दीज सेल्स, ये जो एफरेंट आर्टीरियोल के सेल्स हैं, एफरेंट आर्टीरियोल के सेल्स हैं, उनको सिग्नल करेंगे कि यार देखो ऐसा है, GFR गिर गया है. जिन सेल्स को ये सिग्नल करते हैं इनको बोलते हैं जक्स्टा. जक्स्टा मतलब पास में, ग्लोमेरुलर सेल्स. सो दिस इज सेल्स ऑफ DCT. ये वाले DCT के सेल्स हैं. एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल्स हैं दे आर सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल. दे आर सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल. तो ये इनको बताते हैं कि यार प्रॉब्लम है, GFR गिर गया है. इन दोनों को मिला के, JG सेल्स को मिला के और मैकुला डेंसा को मिला के, वी हैव अ नेम, वी कॉल इट जक्स्टा. जक्स्टा मतलब नियर, मेडुलरी, मेडुला के पास एपरेटस, इसे बोलते हैं JGA, जक्स्ट्रा
सॉरी मेडुलरी नहीं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपिड, जेजी है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलस के पास होता है ना ये रहा ग्लोमेरुलस, उसके बिल्कुल पास होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, अब क्या करता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, क्या करता है, जैसे ही इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को पता चलता है कि यार जीएफआर गिर गया है, इट विल रिलीज समथिंग इन द ब्लड, it will release something in the blood. JG cells, they will release a substance called renin in blood. इसकी स्पेलिंग चेक कर लेंगे, ये RENIN है, जो डबल NIN होता है वो एक एंजाइम होता है, वो आपके बच्चा जो जब छोटा बच्चा होता है उसके स्टमक से प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकलता है जिसको RENNIN बोलते हैं। तो आपको इसका स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखना है, दिस इज RENIN। ठीक है, RENIN करके जो है वो आपके ब्लड में आ जाता है। तो ये जो RENIN है ये आपके ब्लड में घूम रहा है, यहाँ पे ब्लड में घूम रहा है, पहले ए फ्रंट में, फिर ग्लोमेरुलस में, फिर ई फ्रंट में, और फिर ये पूरी बॉडी के ब्लड में फैल जाएगा। व्हाट इट विल डू, दिस renin will move in the body, this will move in the body। ठीक है, आपके लिवर से एक कंपाउंड निकलता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। दिस रेनिन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस एंजियोटेंसिनोजेन, रुक जाओ मेरे को देख लें दो एनसीईआरटी में कितना डिटेल में दिया हुआ, उतना ही डिटेल में बताती हूँ आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं दिया, ज़्यादा डिटेल में दिया। इट विल कन्वर्ट इट इनटू एंजियोटेंसिन 1 विच विल फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये आपके लिवर से आ रहा है, ये आपके लिवर से आ रहा है, लिवर से ब्लड में ये चीज आ रहा है। ये रेनिन जो है आपका जेजी सेल्स से आ रहा है, ब्लड में जा रहा है, और ये रेनिन की हेल्प से दिस एंजियोटेंसिनोजेन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, रेनिन डबल NIN का फंक्शन प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है ये बच्चों के स्टमक में। क्लियर, सिंगल N का फंक्शन कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2। इतनी बात समझ में आई है। दिस एंजियोटेंसिन 2 इज गोइंग टू हेल्प यू to increase GFR. This will help to increase GFR. Now how will it, ये lungs वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, छोड़ दो उसको तुषार, लंग्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, सिर्फ सीधा याद करो। दिस विल नाउ हेल्प अस टू इंक्रीज अवर GFR। इतना बात समझ में आ गया। नाउ ये कैसे GFR इंक्रीज करने में हेल्प करता है वो मुझे समझाना है, पर इतनी बात समझ में आ गई अभी, पहले जल्दी बोलो। नाउ हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी, हेल्प माई इंक्रीज my GFR? See here, angiotensin 2 first of all it's a powerful vasoconstrictor। जो तुम्हारी ब्लड वेसल है पहले वो ऐसे है, तो ये उसके ऊपर ऐड करके उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, पतला कर देगा। तो बीपी तो बढ़ना ही है, इंक्रीज इन बीपी। अगर बीपी बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन भी तेज होएगी, तो ग्लोमेरुलर बीपी बढ़ जाएगा, तो यहाँ से GFR बढ़ जाएगा। ये खुद एक बहुत पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर है। एनसीईआरटी में मिली वाली पार्ट रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, angiotensin 2 being a powerful vasoconstrictor मिला, increases the glomerular blood pressure and thereby GFR मिला। सेकंड काम जो ये करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके काम करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे जाके काम करता है, मेड्यूला पे नहीं, कॉर्टेक्स पे, ये वाला पार्ट पे, कॉर्टेक्स पे। यहां से ये निकलता है एल्डोस्टेरॉन को। एल्डोस्टेरॉन आप लोगों को पता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे जाके काम करता है और सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर सोडियम और वाटर ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा, सीधी सी बात है। देखो GFR ब्लड के प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। ग्लोमेरुलस में जितना ज्यादा ब्लड का प्रेशर रहेगा उतना ही ज्यादा फिल्ट्रेशन बढ़ेगी, GFR उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर हाई, GFR इज हाई, सीधी सी बात है। तो ये खुद वेजो कंस्ट्रक्टर है, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, GFR बढ़ाएगा। ये एल्डोस्टेरॉन को बोलेगा, एल्डोस्टेरॉन ब्लड में बहुत सारा सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब कराएगा, ब्लड में सोडियम और वाटर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा। क्लियर, एनसीईआरटी में मिल गया ये वाला लाइन। एंजियोटेंसिन 2 also activates adrenal cortex to release aldosterone. Aldosterone causes reabsorption of sodium and water from distal part of the tubule। distal मतलब पीछे वाला पार्ट, मतलब DCT और collecting duct की बात हो रहा है। This also leads to increase in blood pressure and GFR।
दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। समझ में आया? समझ में आया? आराध्या, लिवर पे नहीं एक्ट करता, ये लिवर से रिलीज है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में ही घूम रहा है आपका, लिवर से रिलीज होके। अब रेनिन भी ब्लड में घूम रहा है, तो ब्लड में ही जब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन के कांटेक्ट में आएगा तो उसको एंजियोटेंसिन 1 और फिर 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये एंजियोटेंसिन 2 ब्लड में घूम रहा है। अब एंजियोटेंसिन 2 ब्लड में घूम रहा है तो ये दो काम करेगा। एक तो ये वेजो कंस्ट्रक्टर है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, बीपी बढ़ा देगा, ग्लोमेरुलर बीपी बढ़ा देगा और वहां से जीएफआर बढ़ा देगा। दूसरा काम जो ये करेगा, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे काम करेगा, वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा। एल्डोस्टेरोन जाके किडनीज के नेफ्रॉन पे काम करेगा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे, वहां से वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, बीपी बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म के अगेंस्ट काम करता है एएनएफ। अच्छा मुझे बताओ, एएनएफ काम करता है, एएनएफ आपका एट्रिया से निकलता है, हार्ट से निकलता है, क्योंकि आपने देखा दोनों तरीके से आपका बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो भी वेजोकंस्ट्रिक्टर है, बीपी बढ़ा रहा है, और देन आपका एल्डोस्टेरोन भी बीपी बढ़ा रहा है। तो ज़्यादा बीपी हार्ट को पसंद नहीं है, तो वो बीपी मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दे। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है वो बीपी को बहुत ज़्यादा ना बढ़ा दे, तो हार्ट को इस चीज़ की टेंशन हो जाती है। तो वो बीपी कम करने के लिए जो उसका एट्रिया है वो रिलीज करता है एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर। ठीक है, ये वेजोडाइलेशन कराता है, इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है रिलैक्स करने का। रिलैक्स करने से बीपी गिरेगा, बीपी गिरने से जीएफआर गिरेगा। ठीक है, तो पूरा जो रास है वो बीपी और जीएफआर बढ़ाता है। जो इसके अगेंस्ट काम करता है एएनएफ, वो वेजोडाइलेशन कराता है। मिल गया एनसीईआरटी में? एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ एएनएफ। एएनएफ कॉजेज वेजोडाइलेशन and thereby decrease the blood pressure. ANF mechanism therefore checks the angiotensin, renin angiotensin mechanism. खत्म हो गया अंशिका ये चैप्टर, आज ही होगा ये चैप्टर का क्या मतलब है? चैप्टर खत्म है। एल्डोस्टेरोन वाला पार्ट देख ना, एंजियोटेंसिन 2 खुद वेजो कंस्ट्रिक्टर है, कंस्ट्रिक्शन कर दिया, बीपी बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया। अब ये गया किडनी के ऊपर पड़े हुए एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन निकाला, एल्डोस्टेरोन किडनी में चला गया, किडनी में जाके कहाँ एक्ट किया? कहाँ कहाँ एक्ट किया? डीसीटी पे, कलेक्टिंग डक्ट पे। क्या किया एक्ट करके? यहां से बहुत सारा वाटर रीअब्सॉर्ब कराया, सोडियम रीअब्सॉर्ब कराया, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया। समझ में आया योविका? एल्डोस्टेरोन बीपी बढ़ाएगा, एंजियोटेंसिन 2 बीपी बढ़ाएगा, एएनएफ बीपी कम करेगा। जब बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, जब बीपी कम होगा तो जीएफआर कम होगा। समझ में आया? समझ में आया बेटा? हाइपोथैलेमस का क्या रोल है? एडीएच सैनिन नहीं दिया हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म अलग दिया हुआ है, उसको एएनएफ से कनेक्ट किया हुआ है। जो एडीएच वाला पार्ट है, सी इसको सेपरेटली दिया हुआ है काम, ये भी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के साथ ही काम करता है, उसको हेल्प करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को हेल्प करता है, लेकिन उसको सेपरेटली दिया तो हम सेपरेट ही पढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया है कलश, अगर समझ में आ गया तुम्हें, अब 100% नंबर चाहिए मेरे को। कलश कह रहा है कि मैम चैप्टर बहुत मुश्किल लगता था, आज ये आसान लग रहा है चैप्टर। मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम लोगों को समझ आए ना आए, तुम्हारे नंबर पूरे आने चाहिए नीट में। ठीक है, जो तुमने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस चैप्टर में से मुझे ये पता है क्वेश्चन क्या आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से तुम्हें आंसर पता होना चाहिए बस। ठीक है, एडीएच भी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को हेल्प करता है, बीपी बढ़ाता है और वो बढ़ाता है, क्या कहते हैं, जीएफआर बढ़ाता है। ठीक है,
ADH उसके साथ ही है, मतलब ANF के अगेंस्ट है। क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी में बहुत फ्लूइड का लॉस हो गया, BP गिर गया, फ्लूइड का लॉस हो गया, तो ठीक है, तो आपके हाइपोथैलेमस में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स बेसिकली यही पकड़ते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस सही है कि नहीं बॉडी का। तो भैया फ्लूइड गिर गया मतलब BP गिरा हुआ है, BP गिरा हुआ है। अब BP गिरा हुआ है, देखो GFR गिरेगा, तो ये हमें पसंद नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्टिमुलेट होके क्या कहते हैं इससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH या वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन रिलीज कर देगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी से जॉइंट होता है ना, तो पीछे वाली पिट्यूटरी से ADH या वैसोप्रेसिन रिलीज करा देता है। अब ADH वैसोप्रेसिन का तुम्हें काम पता है क्या है, एक तो ये खुद वेजो कंस्ट्रिक्टर है, वेजो कंस्ट्रिक्टर मतलब ये एंजियोटेंसिन और रेनिन वाले के साथ ही है। जो भी वेजो कंस्ट्रिक्टर्स हैं ये सारे एक साइड हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म और ADH ये सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं। BP बढ़ाते हैं, GFR बढ़ाते हैं। ANF इनसे बिल्कुल ऑपोजिट है, वेजो डायलेशन कराता है, BP रिलीज कराता है, ठीक है। तुम लोगों को पता है क्या करता है, एक तो ये वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है, तुम्हें दो वेजो कंस्ट्रिक्टर तो पता चल गए सामने सामने से। कौन कौन से पता चल गए वेजो कंस्ट्रिक्टर तुम्हें, एक तो A2 इज अ वेजो कंस्ट्रिक्टर, देन ADH इज अ वेजो कंस्ट्रिक्टर, ANF इज अ वेजो डायलेटर। एल्डोस्टेरॉन के बारे में नहीं बोला कि वेजो कंस्ट्रिक्टर है, डायलेटर है, वो सीधा बस पानी रीअब्जॉर्ब कराता है ब्लड में, ठीक है। ADH तुम लोगों को पता है फिर से पानी रीअब्जॉर्ब कराएगा वहां से, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल DCT कलेक्टिंग डक्ट, सो इंक्रीज करेगा, BP बढ़ जाएगा, GFR बढ़ जाएगा। ये भी दिया हुआ है। ADH जो सिंथेसिस होता है वो हाइपोथैलेमस से ही होता है, अभी आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, बट वो रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू से कराता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, NTA हर बार ऐसे सैंपल पेपर्स निकालता है जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, पेपर सिलेबस के अंदर से आता है। योविका चलो 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 बस चैप्टर खत्म। मिक्चुरेशन क्या हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, सूसू करने की प्रक्रिया को मिक्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। सूसू करने की प्रक्रिया को। ADH और ACH कैसे एंटेगनिस्टिक है, ACH तो एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन और ADH का तूने कंपैरिजन कैसे किया बिन्नी, ठीक है। यूरिन की कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं, ये आप लोगों को पता है सब कुछ, ठीक है। देन मिक्चुरेशन कैसे होता है, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर खिंचता है ना, यूरिनरी ब्लैडर मोटा हो जाएगा यूरिन के भरने से, तो ये आपके CNS को सिग्नल दे देगा। स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन वॉल ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू CNS, यूरिनरी ब्लैडर से सिग्नल ब्रेन को जाएगा, फिर ब्रेन वापस सिग्नल भेजेगा यूरिनरी ब्लैडर को और यूरेथ्रा को यूरिन पास करने के लिए, ठीक है। CNS विल पास वॉलेंट्री मोटर मैसेजेस, आपको पता होना चाहिए कैसे मैसेजेस देगा, वॉलेंट्री मोटर मैसेजेस देगा, ठीक है, वॉलेंट्री मोटर मैसेजेस देगा टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रा। कुछ नहीं है, सिंपल है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, जब ये भर जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स खिंच जाएंगे, ये सिग्नल देंगे CNS को, फिर सिग्नल इनको वापस सिग्नल देगा, ठीक है, मोटर सिग्नल देगा, मोटर मतलब कमांड देगा, क्या देगा भैया, यूरिन को पास करने दो, मिक्चुरेशन की कमांड देगा, और ये वॉलेंट्री कमांड होगा। वॉलेंट्री मतलब आप रोक सकते हो ना अगर आपको सूसू नहीं जाना तो, है ना, वॉलेंट्री कमांड है ये। तो ये यहाँ से इसको कहेगा कि तू कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिन नीचे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देंगे और फिर यूरिन जो है बाहर चला जाएगा। इसी को मिक्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। देन ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोनूरिया प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, दोनों ही डायबिटीज मेलाइटिस में होता है। डायबिटीज इंसिपिडिस इससे बिल्कुल अलग है, डायबिटीज इंसिपिडिस में ADH की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है, उसमें कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया नहीं होता। देन रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन सिक्रीशन, लंग्स क्या है, CO2 सिक्रीट करता है, कितना CO2 बाहर निकालता है, 200 ml प्रति मिनट जो है CO2 रिमूव करता है। लिवर क्या है, बाइल को सिक्रीट करता है, बाइल में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उनको रिमूव करता है, जैसे बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स हो गया, वाइटामिन हो गया, ड्रग्स हो गया, ठीक है। देन आपका स्वेट ग्लैंड से पसीना जो है वो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालने में हेल्प करता है, और सिबेशियस ग्लैंड से ऑयल से भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बाहर निकलता है। पसीने में क्या होता है, तुमने पसीना कभी ना कभी मुंह में तो गया ही होगा, नमकीन होता है, NaCl होता है, वाटर होता है, ठीक है। देन यूरिया भी होता है, देखो यूरिन और पसीने में बहुत सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। देन
लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए पसीना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना आप स्वेट करते हो उतनी आपकी स्किन ग्लो करती है। लैक्टिक एसिड इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। सिबेशियस ग्लैंड्स, सारी ऑयल चीजें निकलेंगी। वैक्सेस भी ऑयल है, हाइड्रोकार्बन भी ऑयल्स हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन तो ऑयल्स नहीं है खैर, और स्टीरोल्स तो है ही है, इट्स अ टाइप ऑफ क्या बोलते हैं हम, लिपिड्स, ठीक है। स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस, ठीक है, ये हमारा ऑयल बनाता है, सीबम बनाता है, विच प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑन द स्किन। सलाइवा में क्या होता है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह सलाइवा से भी रिमूव होते हैं। अब आ जाओ डायलिसिस पे, डिसऑर्डर्स पे। यूरेमिया क्या होता है, जब आपकी किडनी सही से काम ना कर पाए और यूरिया जो है, जो कि किडनी के थ्रू निकलना था यूरिन में, वो अब यूरिया आपके ब्लड में ही घूम जा रहा है, ठीक है। तो जो ब्लड में फालतू का यूरिया घूम रहा है तो उसको यूरेमिया कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इनटू ब्लड ड्यू टू मैल फंक्शनिंग। अब क्या है, जितना यूरेमिया ब्लड में होगा किडनी और ज्यादा डैमेज होती रहती है। यूरेमिया से ही किडनी और पहले किडनी खराब है, उसी से यूरेमिया हो रहा है, और फिर जितना यूरेमिया हो रहा है उससे और ज्यादा किडनी डैमेज हो रही है। सो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं जितना आपको यूरेमिया होता है। तो आपका क्या कर सकते हो, आप हीमोडायलिसिस कर सकते हो। हीमोडायलिसिस इज समथिंग, आर्टिफिशियली आप यूरिया रिमूव कर सकते हो ब्लड से, ठीक है। इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड, ब्लड इज ड्रेन्ड आउट ऑफ एन आर्टरी। कुछ ऐसा है, देखो ये बंदा है, इसका डायलिसिस करना है, आर्टरी से ब्लड निकालो। सो दिस इज आर्टरी, आर्टरी से ब्लड निकालो, ठीक है। अब इसमें हेपरिन मिला दो, हेपरिन ऐड कर दो। हेपरिन से क्या होता है, ये एंटी कोएगुलेंट है, एंटी कोएगुलेंट है, ताकि आपका ब्लड कोएगुलेट ना कर जाए बॉडी के बाहर, ऐसे गुच्छे ना बन जाए, प्रॉपर ब्लड ही रहे। ये आपने ऐसे करके एक ट्यूब में डाला है, इसको सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं। थोड़ा अच्छी भी तो बन सकती है, सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब में यहाँ पे हम एक यूनिट में गए जिसको हम डायलाइजिंग यूनिट या आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। डायलाइजिंग यूनिट या आर्टिफिशियल किडनी, इसी को आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं इसको। और यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं, विच हैज सेम कॉम्पोजिशन एज प्लाज्मा। एक्सेप्ट नो नाइट्रोजनस वेस्ट्स, नो नाइट्रोजनस वेस्ट्स, कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, बाकी सब सेम कॉम्पोजिशन है। तो यहाँ से भर भर के नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया जो है बाहर निकल जाता है। एंड देन आप यहाँ से ब्लड जो है ठीक करके फिर एंटी हेपरिन मिला के, एंटी हेपरिन मिला के बॉडी में वापस डाल देते हो। फुल सिलेबस होगा बेटा, बायो का बिल्कुल होगा डिम्पल, बहुत सारे होंगे। ये PYQ है कि इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या नहीं होगा, नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होंगे, बाकी सब प्लाज्मा जैसा ही होगा। निकालना आर्टरी से है, पंप वेन में करना है बेटा, पंप वेन में करना है। अगर किडनी फेलियर हो जाए फिर भाई आपको किडनी ट्रांसप्लांट करने की भी कोशिश करनी पड़ सकती है। समझ में आ गया? दो स्फिंक्टर होते हैं ब्लाडर में, आएगा नहीं रुद्र प्रताप लेकिन। अरे यार वो तो मुझे बताओ जरा, रीनल कैलकुलाई वगैरह तो बताओ, कहाँ गया? बताओ, है ही नहीं रीनल कैलकुलाई, बताओ, खत्म ही हो जा रहा है। डिसऑर्डर्स लास्ट, रीनल कैलकुलाई, रीनल स्टोन को, किडनी स्टोन्स को रीनल कैलकुलाई भी कहते हैं। स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स, कौन से सॉल्ट होते हैं ये पता होना चाहिए, ऑक्सिलेट्स वगैरह होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट वगैरह होता है, ठीक है, फॉर्म्ड विद इन द किडनी। अगर कैल्शियम ऑक्सिलेट के टुकड़े आपकी किडनी में जमा हो जाएं तो इसको हम रीनल स्टोन्स बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब है सूजन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी। अगर ग्लोमेरुलस सूज जाए तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। इसके क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दे दिए हैं, जो इसका PYQs हैं आप लोगों को मिल चुके हैं, आप PYQs लगाइए। और इसका मैं जल्दी से अभी जाके क्विज बना देती हूँ एंड देन आपको मैं टेस्ट दे देती हूँ, बता देती हूँ, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ ऐप पे, ठीक है, कब टेस्ट होगा। आप लोग पढ़ लो इस चैप्टर को, ठीक है, ठीक है। चले टेस्ट की तैयारी करें शुरू, आप लोग पढ़ के तैयारी करो, मैं टेस्ट बना के करती हूँ, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, नोट्स मिल जाएंगे।
सब मिल जाएगा बेटा, सब वो तो मिल ही जाता है बेटा, वो तो हर रोज ही मिल जाता है। ठीक है, चलो बाय बाय, आई विल सी यू, थैंक यू, बाय।